बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, हदीस पैसेजेस पढ़ा रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, पेपर 2 यहाँ से शुरू हो रहा है और अब तो ये पुरानी बातें हो गई, ए और ए स्टार इज पॉसिबल। ठीक है, और प्रॉफिटेबल डील वील ये वो सब पुराना हो गया। ठीक है, बस ये हमेशा नया रहेगा। ठीक है, जो कुरान की आयत है। ठीक है, अल्लाह एंड अल्लाह इज एवर ऑल अप्रिशिएटिव एंड ऑल नोइंग। ठीक है, ठीक है, तो अल्लाह ताला अप्रिशिएट करता है, हर चीज जानता है। ठीक है, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, ये गारंटी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ। 2 रकात पढ़नी है और चैरिटी देकर जानी है, चाहे इस्लामियत हो, पीएसटी हो, कोई भी हो। ठीक है, इज इट क्लियर? उसके बाद आ जाओ, लर्निंग टेक्निक ज्यादातर एक्टिव रिकॉल फॉलो हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब स्टडी इन चंक्स कह रहे हैं हम। ठीक है, बाकी हमारी सजेशन है जैसे आपको बेटर लगे वैसे करते रहें। ठीक है, क्यों सकीना नहीं, क्यों क्यों मिलेगी? रिटन प्रैक्टिस फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत कम टाइम है, सजेस्ट नहीं करूंगा। एक दो की कर लेना बस, क्या है वो, टाइमर लगा के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ कि कैम्ब्रिज ओ लेवल सिलेबस में याद रखना भाई, 5 क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंपलसरी होंगे और आउट ऑफ द लास्ट 3 2 करने होंगे। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंटली याद दिला दूं कि देखो बेटा, आपका इस्लामिक का पेपर 1 हुआ था, वो मॉर्निंग में हुआ था। ठीक है, और बाकी सारे पेपर इवनिंग में चल रहे हैं, यानी सेकंड हाफ में चल रहे हैं। तो भाईजान, जो इस्लामिक का पेपर 1 2 होगा वो भी मॉर्निंग में होगा। ये नहीं कि ज्योग्राफी रात को देकर घर पहुंचे शाम को, तो ये सोच रहे हो कि यार सारे तो इतने दिनों से शाम को चल रहे थे, तो पेपर 2 भी शाम को हो जाएगा। नहीं, ठीक है, पेपर 2 इस्लामिक का मॉर्निंग में है। ठीक है, हाँ, हाफ डे से भी कम मिलेगा, उसमें सोना भी होगा, रिवीजन भी करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब आ जाओ। पार्ट बी में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी है, बस इतना याद रखना। पार्ट ए में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, इतना याद रखना। ठीक है, उसके बाद आ जाओ पार्ट ए और पार्ट बी का। मैंने आप पेपर 1 और पेपर 2 का आपको सिलेबस समझा दिया था, जस्ट एक नजर में गो थ्रू करवा रहा हूँ कि देखो, 20 हदीस से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा और इसमें बेटा 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, ऑल टुगेदर 15 मिनट। ठीक है, और पार्ट ए बिलीव्स और पार्ट बी प्रैक्टिसेस, मैं अभी इसका पैटर्न समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस से आएगा। पार्ट ए 19 मिनट सजेस्टेड, पार्ट बी 5 मिनट सजेस्टेड। ठीक है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस में सोर्स ऑफ लॉ इंक्लूडेड होता है, आपको मालूम है। ठीक है, द 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स में, ठीक है, द 4 राइटली गाइडेड कैलिफ से क्वेश्चन नंबर 3 आता है। ठीक है, और कभी कभी रेयरली क्वेश्चन नंबर 4 भी आ जाता है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम आर्टिकल्स और पिलर्स से ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आ रहा होता है। और मैंने एक बात और भी बताई थी कि अभी अक्टूबर नवंबर में दोनों जोन्स के अंदर, हमारे भी और दूसरे जोन्स के अंदर भी, ठीक है, राइटली गाइडेड कैलिफ से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास अभी चांस कम है, लेकिन बहरहाल जो है वो चांस कम है, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, की मैसेज हमारा क्या है भाईजान, लेबलिंग जरूर करना पार्ट ए पार्ट बी की। ठीक है, और शुड रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वो जो आप लोग गलती कुछ करके आए, ठीक है, वो जो होली प्रॉफिट का रिलेशन विद मक्कन कौन सा वाला लिख दिया? ठीक है, कुरैश के साथ मक्का वाला लिख दिया, उसने कहा था मदीना वाला लिख दिया। आपकी बात समझ में? तो बेटा ये याद रखना है कि भाई ये केयरफुली रीड करना है क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ कि रीजंस पार्ट बी में आएंगे, तो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली करके लिखना बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, पार्ट ए में डिटेल और पार्ट बी में जो है वो क्या कहते हैं, जस्ट जनरल आउटलाइन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ कि ये पुरानी बातें हो गई, पैराग्राफिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी इस साल की इंपॉर्टेंट हदीसें ये रही भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट हदीसें इस साल की हमारे सामने है। ठीक है, 1 3 7 8, ठीक है, 10 18 20, तो इसकी तो अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इज इट क्लियर? इसकी तो अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इनमें से कम फर्स्ट 3 वाली जो है ना, उनको तो अभी भी मैं कहूंगा कि लिख कर रख लो। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, साहिद शेख इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब सुनिएगा, मेजर टीचिंग्स ऑफ हदीस ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। ठीक है, मैंने आपको एक हदीस इसमें से बताई थी कि ये वाली, ठीक है, इज इट क्लियर कि ये अभी रिसेंटली अपेयर हुई है, पहले भी बताया था, लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अब जरा देखना बेटा, मेजर टीचिंग्स ऑफ द हदीस ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम।
अब मैं आपको यहाँ वो तरीका याद दिला रहा हूँ, वो मेथड याद दिला रहा हूँ कि कैसे हदीस जो है वो क्या कहते हैं, ठीक है। इफ वी सी जोन 4 पेपर, हाँ बेटा मैंने सारे दिए हुए आपको, जो पास पेपर दिया ना उसके अंदर सारे जोन्स के पेपर हैं, ठीक है। अच्छा अब देखना यहाँ पर कि मैं यहाँ पर हदीस लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे हदीस लिखते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा थोड़ी देर के लिए भाई मैं बिल्कुल चैट ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अच्छा हदीस कैसे लिखते हैं जरा समझ लीजिएगा। पार्ट ए में आपको ट्रांसलेशन गिवन होती है ना हदीस में, ठीक है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये ट्रांसलेशन आपके सामने गिवन है हदीस नंबर 1 की, ठीक है। तो या हदीस नंबर 2 की ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ, नन ऑफ यू बिलीव अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है। हदीस नंबर 2 में लिखा हुआ है ना, नन ऑफ यू बिलीव until he wants for his brother what he wants for himself। इस हदीस को ध्यान में रखना, ठीक है। और ये पार्ट ए को देखो, तो जिसने नहीं लिखा हुआ वो लिख ले तो बेहतर है। तो पार्ट ए ऑफ द हदीस कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले टॉपिक स्टेटमेंट, सही है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, टॉपिक स्टेटमेंट सबसे पहले। यानी कोई भी चीज, कोई भी हदीस जो आपने पढ़ी है, ठीक है, पहला सेंटेंस उस हदीस के टॉपिक स्टेटमेंट का होना चाहिए। टॉपिक स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, व्हाट दिस हदीस इज अबाउट, व्हाट दिस हदीस इज अबाउट, ठीक है। कि व्हाट दिस हदीस इज अबाउट इज द क्या कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट, इसको मेन थीम कह लो, टॉपिक स्टेटमेंट कह लो, व्हाट दिस हदीस इज अबाउट कह लो, या आप उसके लिए और कोई नाम, ठीक है, रख लो। इज इट क्लियर? तो अब जो है वो क्या कहते हैं, ये टॉपिक स्टेटमेंट सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ हदीस की, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ हदीस की कि यार हदीस में जो है वो क्या कहते हैं, हदीस में लिखा हुआ है कि नन ऑफ यू बिलीव अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ, ठीक है। तो हदीस की जब मैं बात करता हूं तो अब इसका टॉपिक स्टेटमेंट क्या बनेगा, इसका टॉपिक स्टेटमेंट बनेगा ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड या ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड। वो मैं अभी आपको जरा डिटेल पढ़ के बताता हूँ। नंबर 2 यानी पहला सेंटेंस टॉपिक स्टेटमेंट का होना चाहिए, दूसरा सेंटेंस एक्सप्लेनेशन ऑफ द हदीस का होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ द हदीस या एक्सप्लेनेशन ऑफ द थीम्स ऑफ हदीस। तीसरा सेंटेंस जो है ना, तीसरा या चौथा, मतलब ये एक्सप्लेनेशन के साथ मिलाकर बनता है बेटा, कोटेशन फ्रॉम कुरान और हदीस, यानी अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए इस सेम हदीस के अंदर, जो इस हदीस के अंदर जो बात की गई है, ठीक है, ऐसी सेम बात कहाँ की गई है, ठीक है। तो कोटेशन फ्रॉम द कुरान और हदीस। और नंबर 4 हम कंक्लूजन लिख रहे होते हैं, मैं जरा अभी समझाऊंगा, ठीक है। कि जस्ट फॉर एग्जांपल ये वाली हदीस देखो, ठीक है, हदीस नंबर 3, ठीक है, जब सॉरी हदीस नंबर 1, जब हम हदीस नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें अभी सिर्फ पार्ट ए, पार्ट में क्या क्या चीजें थी बेटा, ठीक है, टॉपिक स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 पर एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, नंबर 3 पर सपोर्टिंग वर्स या हदीस थी, ठीक है, और नंबर 4 पर कंक्लूजन था, ठीक है। तो इस हदीस को देख लो, रिलीजन इज सिंसेरिटी, ठीक है। तो कंपेनियंस ने पूछा या रसूल अल्लाह टू whom Holy Prophet ﷺ said to Allah, to his book, to his messenger, the leaders of the Muslims, and to the common people, ठीक है। तो इस हदीस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, द कीवर्ड इन दिस हदीस इज नसीहा, व्हिच मींस सिंसियरिटी। आ गई बात समझ में? आ गया टॉपिक स्टेटमेंट, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं टॉपिक स्टेटमेंट, ठीक है। द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट्स हदीस, द टीचिंग ऑफ द प्रॉफिट इन दिस हदीस इज फॉर मुस्लिम्स टू बी सिंसियर टू इस्लाम इन देयर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। ये एक्सप्लेनेशन चल रही है, ठीक है, या टॉपिक स्टेटमेंट चल रहा है, दिस कैन बी डन। अब ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो गई, ठीक है, ओनली बाय शोइंग सिंसियरिटी टू गॉड, यानी आप सिंसियर जब कहलाएंगे जब आप सबसे पहले गॉड से सिंसियर हो। सारी दुनिया से एक बंदा सिंसियर है, अल्लाह से सिंसियर नहीं है, यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक कर रहा है, अल्लाह के अलावा किसी को खुदा मान रहा है, ठीक है, तो उसकी सारी सिंसियरिटीज बेकार हो जाएंगी डे ऑफ जजमेंट में, ठीक है। हिज मैसेंजर, फिर उसके मैसेंजर के साथ, फिर उसके बाद उसकी बुक यानी कुरान के साथ, यानी कुरान को आखिरी वो किताब मानना है, ठीक है, और उसको कमांड को फॉलो करना है, और फिर लीडर ऑफ द कम्युनिटी के साथ सिंसियर होना है, एंड टू द कॉमन मुस्लिम, यानी अगर आप खुद लीडर बन गए तो कॉमन मुस्लिम्स के साथ सिंसियर होना है। मेरे भाइयों एक बात समझ में आ गई कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द हदीस इज सिंसियरिटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द हदीस इज सिंसियरिटी, ठीक है भाई। अच्छा अब उसके बाद आ जाओ, द टीचिंग इन दिस हदीस emphasizes that all actions that are done must be supported by sincere faith,
ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर चल रहा है, और एक्सप्लेनेशन के अंदर ठीक है, अब हम जो है वो क्या कहते हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड सपोर्टिंग वर्स ले आए, इंडीड सिंसियरिटी लीड्स टू द पाइटी एंड इंडीड पाइटी लीड्स टू द पैराडाइज। ठीक है, ये सिंपल सी सिंसियरिटी आ गई, हदीस आ गई, और उसकी सपोर्टिंग हदीस आ गई, और उसी को हमने कंक्लूजन बना दिया। कोई टेंशन है, ठीक है, जरा देखना कि किसी किस्म की कोई टेंशन है, मैं आपसे आपके चैट ओपन कर रहा हूं कि ये सिंपल सी हदीस की बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, हदीस की सिंपलेस्ट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो सिंपलेस्ट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि हमारे अगर ये लिख कर आ जाएंगे तो 2 आउट ऑफ 2 मिल जाएंगे, 2 आउट ऑफ 2। हाँ, अच्छा, कंक्लूजन हमने जो है ना इसके साथ मिक्स कर दिया है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर दिस विल इन टर्न लीड टू द ट्रू प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम एंड मेक द मुस्लिम फेथ सिंसियर। एक्चुअल में ये हमने कंक्लूजन को सपोर्टिंग वर्ड्स के साथ मिक्स कर दिया है। सपोर्टिंग वर्ड्स या हदीस कहीं पर एक्सप्लेनेशन के साथ मिक्स हो रही होगी और कहीं पे कंक्लूजन के साथ मिक्स हो रही होगी, नो टेंशन, बस आ जाना चाहिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब देखो उसके बाद आ जाओ पार्ट बी ऑफ द हदीस। पार्ट बी ऑफ द हदीस में देखो बेटा क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है, देखो पार्ट बी ऑफ द हदीस में क्या क्या चीजें, ये कह रहे हैं एटलीस्ट 3 to 4 शुड नॉट, और एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स एक्शन। एक्सप्रेशन मतलब कोई ऐसा इंग्लिश सेंटेंस हो जो एक्शंस को सजेस्ट कर रहा हो, ठीक है, तो पार्ट बी में शुड नॉट और एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स एक्शन, ठीक है, और उसके बाद आ जाओ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट। हदीस की कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आओगे भाई, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आओगे, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या होती है बेटा? व्हाट हैड हैपेंड, what had happened. It's not something that we are suggesting. It is something that we have experienced, ठीक है, in the past। क्या मतलब जो है वो क्या कहते हैं, अब मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कंपेनियंस या फिर योर ओन लाइफ। मैं अभी इसको समझाता हूँ पार्ट बी में। बेटा देखो पार्ट बी में हमने 2 चीजें पढ़ ली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट या मस्ट नॉट या रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, इस किस्म की चीज, या फिर दूसरा नंबर पर प्रैक्टिकल एग्जांपल, और फिर इसकी सजेशन। ये एक्चुअल में ना कंक्लूजन है, यानी शुड नॉट की एक्सटेंशन है, बस कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पार्ट बी में 2 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुड नॉट या एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स एक्शन। क्या मतलब? मस्ट नॉट रिक्वायर्ड इस किस्म की चीज, या फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रैक्टिकल एग्जांपल का क्या मतलब होता है कि व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। अब सिंसियरिटी को देखना जरा, सिंसियरिटी का पार्ट ए हमने ये बताया था आपको, पार्ट बी देखो सिंसियरिटी का, यानी इस हदीस का, Muslims can show sincerity towards God by believing in His oneness and by living according to His Sharia। ठीक है, ये शुड नॉट मस्ट नॉट की जगह आ गया। मैंने कहा ना एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब एक्शन। तो अगर हम यूं कहते मुस्लिम शुड शो सिंसियरिटी, तो वही बात हो गई मुस्लिम कैन शो सिंसियरिटी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स एक्शन। अच्छा, सिंसियरिटी टू द प्रॉफिट कैन बी शोन बाय फॉलोइंग हिज सुन्ना। ठीक है, तो ये भी शुड नॉट की जगह आ गया कि मुस्लिम शुड शो सिंसियरिटी टू द प्रॉफिट पीस अपॉन हिम बाय फॉलोइंग हिज सुन्ना। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ कि his authority must be considered next to the authority of the Allah। The Quran is in the law, is the law and the best guidance। ठीक है, we need, तो वही we should must not और should not की तरह आ गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो इतनी बात याद रखिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगी हजरत इब्राहिम की, आप ला सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल ला सकते हो कंपेनियंस की, किसी भी कंपेनियन की एग्जाम्पल ला सकते हो। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला का वाकया याद है, ही यूज्ड टू से अहद अहद बट डिड नॉट लीव द फेथ। याद आ गया? बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहद अहद कह रहे होते थे बट फेथ लीव नहीं करते थे। कितनी बुरी तरीके से शहीद किए, वो टॉर्चर्ड किए गए। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल इसके अंदर आ सकती है, हजरत बिलाल की, हजरत इब्राहिम की, कि अपने बेटे तक को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है मेरे भाइयों, ये हो गई हदीस को लिखने का तरीका। ठीक है, एक दफा फिर शो कर रहा हूँ, जरा देखना। ये है हदीस के अंदर 3 चीजें होना जरूरी है पार्ट बी के अंदर। नंबर 1 शुड नॉट, नंबर 2 प्रैक्टिकल एग्जांपल, और शुड नॉट की एक्सटेंशन यानी कंक्लूजन ऑफ द पार्ट बी सजेशन दे दो कि कैसे ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, मैंने कहा शुड नॉट ना भी हो तो कैन नॉट, कैन, अलाउड, डिसअलाउड, इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। जो भी चीज आपको एक्शन सजेस्ट कर रही है वो इसके अंदर आ सकती है। ठीक है अब्दुल मन्नान, ये बात समझ आई बेटा जी? हाँ भाई, जरा रिप्लाई देना। बात समझ आई है? सिर्फ हदीस का मेथड
गुड। हाँ ठीक है, तो हदीस के मेथड में बेटा बहुत आसान है, और हदीस का एक पार्ट दो चीजों पर 2 मार्क का होता है सिर्फ। ठीक है भाई मोहम्मद अहमद, ठीक है, बी पार्ट नहीं आया, बी पार्ट समझ लो दोबारा। ठीक है, एक सिर्फ इम्प्लीमेंटिंग द बिलीफ के ऊपर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, प्रैक्टिसेस। ठीक है, पार्ट बी में हमें प्रैक्टिस लिखना है, पार्ट बी में हमें क्या लिखना है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कैसे होगी, हम बता रहे होंगे या तो शुड नॉट ले आओ, या एनी एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स एक्शन का मतलब क्या है, मस्ट नॉट ले आओ, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड ले आओ, अलाउड नॉट अलाउड ले आओ। ठीक है, या फिर इसी तरह कैन नॉट और कैन ले आओ, मुस्लिम कैन शो द सिंसियरिटी जैसे हमने डिस्कस किया था। ठीक हो गया भाई, बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो पार्ट बी में इस किस्म की चीजें ले आओ, और प्रैक्टिकल एग्जांपल मतलब जो होली प्रॉफिट के जमाने में, हमारे जमाने में, या जस्ट फॉर एग्जांपल। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, हाँ 4 हदीसें होंगी, उसमें से 2 करनी होंगी। ठीक है, 4 आएंगी पेपर में, ठीक है, और 2 करनी होंगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 आउट ऑफ 4 हदीस इन एग्जाम। ठीक है बच्चों, 3 नहीं करनी होंगी, 2 करनी होंगी बच्चों। 8 मार्क का क्वेश्चन होगा सिर्फ, पार्ट ए 4 मार्क, पार्ट बी 4 मार्क। तो पार्ट ए 4 मार्क का मतलब पता है, पार्ट ए 4 मार्क का मतलब है कि 2 हदीसों का पार्ट ए मिलाकर 4 मार्क, और 2 हदीसों का पार्ट ए मिलाकर 4 मार्क, तो एक हदीस का पार्ट ए सिर्फ 2 मार्क का होगा, जो 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना बच्चों, ठीक है, अच्छे से पढ़कर जाना। ठीक है, इसमें अपनी तरफ से लंबी चौड़ी कहानियां कर रहे होगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, रेफरेंस रेफरेंस सब कुछ आएगा इसके अंदर। ठीक है, हाँ आपको एंड में करना है, एंड में कर लें, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनना भाइयों बहनों। देखो, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 लिखने का तरीका। इसी तरह मैं आपको एक और हदीस शो कर देता हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ये हदीस नंबर 3 है। ठीक है, लेट हिम हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे आइदर स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। ठीक है, सुनो हदीस लिखने का कितना आसान तरीका है। ट्रांसलेशन में कुछ चीजें आप क्या कर लो, मार्क कर लो। ठीक है, हाँ पहले 10 मार्क और 4 मार्क वाले कर लो, जो 14 मार्क वाले होते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज मार्क कर ली, स्पीक गुड, रिमेन साइलेंट, नंबर 1। नंबर 2, जेंडर्स टू द नेबर्स। नंबर 3, जेंडर्स टू द गेस्ट। इसका मतलब ये हदीस 3 बातों पे डिपेंड कर रही है। अब देखते हैं इसका पार्ट क्या है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, ये देखना, 1 मिनट, ये हदीस थी ना, तो अब देखो 3 बातों पे डिपेंड कर रही है ना, स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट, नंबर 1। नंबर 2, जनरस टू द नेबर्स, नंबर 3, जनरस टू द गेस्ट। ठीक हो गया, अब सुनना, अब देखो इसका पार्टी क्या है, जरा गौर से सुनना। द टीचिंग गिवन इन दिस हदीस फोकस ऑन 3 काइंड्स ऑफ एक्शन, वही जो मैंने मार्क किया था। ठीक है, तो कंट्रोलिंग वन स्पीच, नंबर 2 जनरस टू द नेबर्स, नंबर 3 जनरस टू द गेस्ट। तो यार हदीस से उठा के लिख दिया हमने, कौन सा नया काम किया है। ठीक है, नहीं पॉइंट में नहीं लिखोगे बेटा, इन्हीं पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर दोगे। अच्छा, फिर उसके बाद लेट हिम हु बिलीव इन अल्लाह एंड द लास्ट डे का वर्ड यूज करके ना होली प्रॉफिट इन चीजों की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर, बता रहे हैं कि यार अगर अल्लाह के अल्लाह के ऊपर और आखिरत के ऊपर यकीन है ना, तो ये काम नहीं करेगा। आगे बात समझ में, ठीक है भाई, या इस काम को ज्यादा वैल्यू देगा, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो यानी जैसे कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें वास्ता दे रहे हो खुदा का और रसूल का। ठीक है, खुदा को और आखिरत के दिन का, जैसे नहीं यार खुदा का खौफ करो यार, यूं कहते हैं। तो होली प्रॉफिट कितना गुड वे के अंदर समझा रहे हैं। और फिर उसके बाद सपोर्टिंग वर्ड्स की हदीस आ गई। ठीक है, ही इज नॉट अ ट्रू बिलीवर हु फिल्स हिज बेली एंड हिज नेबर इज हंग्री। नेबर्स के बारे में हदीस लिखी, आ गई बात समझ में। ठीक है, ये हो गया पार्ट ए, यानी पार्ट ए में टॉपिक स्टेटमेंट भी आ गया, ये रहा इसका लॉन्ग टॉपिक स्टेटमेंट फर्स्ट 3 वाला। ठीक है, और फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ हदीस भी आ गई, और हमने सपोर्टिंग वर्ड्स लिख दी कंक्लूजन के साथ मिलाकर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सपोर्टिंग हदीस या सपोर्टिंग वर्ड्स कंक्लूजन के साथ मिलाकर भी आ सकती है, और इट्स अप टू यू कहां पर फिट कर रहे हो, नो टेंशन एट ऑल। आ गई बात समझ में। ठीक है, अच्छा, अच्छा, 1 मिनट भाई सुनो, अब समझिएगा। ठीक है,
तो इस तरह मैंने जो हदीसें आपको निकाल के दी हुई हैं भाइयों बहनों, ठीक है, बहुत अच्छे से कर लेना। अब आ जाओ हम हदीस नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखो, यूजिंग 4 ऑफ द सेट हदीस, यानी हमारे सिलेबस में जो 20 हदीसें हैं उसमें से कोई भी 4 हदीसें आपने यहाँ पर चूज कर लेनी है। ठीक है, और करना क्या है 4 हदीसें चूज करके मेरे भाई? 4 हदीसें चूज करके बस एक काम करना है कि आप क्या करें, आउटलाइन द पर्सनल टीचिंग्स, ठीक है, प्रॉफिट्स टीचिंग अबाउट हाउ अ मुस्लिम शुड कंडक्ट देयर पर्सनल लाइफ। पर्सनल यानी इंडिविजुअल कंडक्ट, इंडिविजुअल कंडक्ट, समझ गए, पर्सनल लाइफ। तो एक तो ये क्वेश्चन आपकी एक्टिविटी बुक में और गेस्ट पेपर में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन और कितनी तरह से आ सकता है, सुनना, ये रहा। इसको कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मुस्लिम कहते हैं इन द हदीस फ्रॉम द सेट हदीस। यहाँ पे 4 का वर्ड नहीं है, देखो ये भी आया हुआ पास पेपर में। यहाँ पे सेट का वर्ड, वो क्या कहते हैं, यहाँ पे 4 का वर्ड नहीं है, बस सेट हदीस। तो क्या कह रहे हैं, इंडिविजुअल कंडक्ट ऑफ अ मुस्लिम, वहां पे पर्सनल था, यहाँ पे इंडिविजुअल। ठीक है, अच्छा, मेन टीचिंग ऑफ द हदीस यू हैव स्टडीड, बेटा ये बात याद रखिएगा, अपनी तरफ से कोई हदीस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था सेट हदीस और यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव स्टडीड। हमें 20 हदीसों में से ही हदीस लेनी है, 20 हदीसों के बाहर से लोगे तो फायदा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ। तो अब देखो इसके अंदर हम करेंगे क्या, इसके अंदर देखो आंसर किस तरह से बन रहा है। ठीक है, जरा देखिएगा, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सुनना। ठीक है, ये हम क्या कह रहे हैं भाई, ये हम कह रहे हैं कि यार आप देखें कि आप क्या करें, कौन कौन सी हदीस लिख लें। सबसे पहले सिंसेरिटी वाली बात लिख लें, यानी वही जो हदीस नंबर 1 है। ठीक है, कि रिलीजन इज सिंसेरिटी। वी सेड टू होम या रसूल अल्लाह, प्रॉफिट रिप्लाइड टुवर्ड्स अल्लाह, टू हिज मैसेंजर, so to his book, to his messenger, to the leaders of the Muslim and to their common people. ठीक है, तो सिंसेरिटी वाली हदीस लिख दी और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ब्रदरहुड, आप बोलेंगे सर ये तो कम्युनल की बात है। भाईजान ये बात कम्युनल की है, बट अगर लार्ज, वो क्या कहते हैं, लार्ज स्केल पर हो तो कम्युनल की है। अगर लोअर स्केल पर हो, आसपास की बात हो, मोहल्ले इलाके की बात हो, तो फिर क्या है, ये क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लेवल की है। ठीक है, इज इट क्लियर? और हमारी मार्क स्कीम में ब्रदरहुड वाली हदीस है। अच्छा, अब उसके बाद देखिएगा, मैं जरा ना, बल्कि 1 मिनट के लिए रोकना। ठीक है, मैं जरा इसको और थोड़ा सा तफसील से बता दूं। ठीक है, इंडिविजुअल मुस्लिम, जरा ये देखना, इंडिविजुअल मुस्लिम वाली बात, ये देखो, ये है ना, ये वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, इंडिविजुअल मुस्लिम वाला। तो देखना, इंडिविजुअल मुस्लिम वाली बात में हमने पैरा 1 ये लिखा कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया। और अच्छा, बच्चा पूछ रहा है सर ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। भाईजान देखो ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 2। ठीक है, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थे ना, अल्लाह इन हिमसेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड, अल्लाह मैसेंजर वाले क्वेश्चन, तो इसी तरह पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पेपर 2, ये इंडिविजुअल कंडक्ट और कम्युनल कंडक्ट की हदीसें आ जाती हैं। ठीक है, क्या मतलब, पेपर 1 में तो 3 आ सकते थे, अल्लाह इन हिमसेल्फ क्रिएटेड वर्ल्ड और मैसेंजर्स, और पेपर 2 में 2 आ सकते। ठीक है, इंडिविजुअल कंडक्ट इन 20 हदीस या कम्युनल कंडक्ट इन 20 हदीस। ठीक हो गया? एक बात समझना, बहुत गौर से सुनना बेटा, कि इंडिविजुअल कंडक्ट इन 20 हदीस और कम्युनल कंडक्ट इन 20 हदीस, ये हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस का टॉपिक है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर इंडिविजुअल कंडक्ट के तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल नए सिरे से बता रहा हूं। कभी यूजिंग द 4 सेट हदीस लिखा होता है, और कभी जो है वो क्या कहते हैं, यूजिंग द सेट हदीस लिखा होता है सिर्फ। ठीक है, या हदीस वी हैव स्टडीड लिखा होता है। सही है, अच्छा, अब देखो इसके पहले पैराग्राफ में हमने क्या किया, सिंसेरिटी वाली हदीस लिखी, वही हदीस नंबर 1। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। ठीक है, और हदीस के वर्ड्स याद है तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कि कम से कम 4 से 5 रेफरेंसेस इसमें देने होते हैं। ठीक है, अच्छा, ब्रदरहुड में नन ऑफ यू बिलीव अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ वाली हदीस लिखी। ये तो हो गया हमारा पहला पैराग्राफ, जिसमें हमने सिंसेरिटी और ब्रदरहुड को लिख दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद पैरा 2 के अंदर हमने हदीस नंबर 3 लिखी, जो बहुत डिटेल थी, स्पीकिंग गुड, नेबर्स एंड गेस्ट। ठीक है, और लॉफुल एंड अनलॉफुल, ये मैं जरा समझा देता हूं भाई। लेट हिम हु बिलीव वाली हदीस तो अभी हमने पढ़ी ना, उसके अंदर 3 कम्युनल एक्ट्स थे, क्या क्या, स्पीकिंग गुड, और आइदर गुड, स्पीकिंग गुड और रिमेन साइलेंट, और जनरस टुवर्ड्स द गेस्ट,
और नंबर 3 जनरस टुवर्ड्स द नेबर्स। तो स्ट्रेट अवे यहाँ पर आपने लिख दिया उन तीनों चीजों, ठीक है। ये इंडिविजुअल कंडक्ट ना कि नेबर्स वेबर्स के साथ हमारा आपस का पर्सनल का क्या बर्ताव होना चाहिए। अच्छा, फिर इसी तरह एक इंडिविजुअल कंडक्ट में ये भी शामिल है कि इंसान 5 नमाजों का एहतमाम करे। ये वही हदीस है, ये जो प्री कंडीशंस टू एंटर पैराडाइज है ना, मैं आपको हदीस सुना देता हूँ। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि भाई एक शख्स आता है होली प्रॉफिट के पास और कहता है कि इफ आई परफॉर्म 5 डेली प्रेयर्स एंड if I perform 5 daily prayers and do fasting in the month of Ramadan and consider halal as halal and haram as haram, तो shall I enter paradise? होली प्रॉफिट ने कहा था यस, तो कंफर्म जन्नती हो गया, ठीक है। तो ये प्री कंडीशन टू एंटर पैराडाइज भी आपने लिख दिया। नंबर 3, गुड डीड्स आर नॉट सो लिमिटेड। मैं ब्रेक दूंगा बेटा 45 पर, घबराए नहीं, ठीक है, नमाज का ब्रेक दूंगा। अच्छा, गुड डीड्स आर नॉट सो लिमिटेड, तो ये कौन सी हदीस आ गई? ये वही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि भाई एवरी पर्सन एवरी जॉइंट मस्ट परफॉर्म अ चैरिटी एवरी डे व्हेन द सन राइजेस, ठीक है। तो हर रोज एक मुसलमान को एक चैरिटी करनी है और अपने हर जॉइंट के बदले में करनी है। तो कंपेनियंस कहने लगे कि या अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इतनी सारी चैरिटीज हम कहाँ से करेंगे, हम तो इतने अमीर नहीं है। होली प्रॉफिट ने कहा कि चैरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी को पैसे दें, बल्कि आप हेल्पिंग अदर्स से भी चैरिटी गेन कर सकते हो, जजिंग बिटवीन द टू से भी चैरिटी गेन कर सकते हो, मस्जिद की तरफ चल कर जा रहे हो ये भी चैरिटी गेन कर सकते हो, ठीक है। और किसी को रास्ता बता दिया, किसी का सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, आप चैरिटी गेन कर सकते हो। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट पर हेल्पिंग विडोज पुअर्स एंड ऑर्फन, ये वाली हदीस भी आपने नेक्स्ट में लिख दी इंडिविजुअल कंडक्ट के अंदर कि भाई अगर एक शख्स पुअर विडोज की हेल्प कर रहा है तो वो कयामत के दिन जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा, ठीक है। आपको याद होगा ना वो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था द वन हु टेक्स केयर एन ऑर्फन विल एंटर पैराडाइज लाइक दिस टू विद मी, ठीक है, ज्वाइनिंग दीज टू फिंगर्स, ठीक है, द मिडिल फिंगर एंड द इंडेक्स फिंगर, ठीक है भाई। तो ये दो फिंगर्स मिलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा था कि ये अलग हदीस के अंदर, हमारी 20 हदीसों के अंदर हदीस नंबर 10 है कि जो शख्स विडोज और पुअर्स की हेल्प करेगा तो वो ऐसा है, ठीक है, अगर जो शख्स विडोज और पुअर की हेल्प करेगा तो वो ऐसा है कि वो जैसे जिहाद के अंदर हो या सारी रात नमाज पढ़ता हो और सारा दिन रोजे रखता हो, ठीक है। तो अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप विडोज और पुअर्स की हेल्प करें, आपको खुद ब खुद ये वाला सवाब मिल जाएगा, सारी जिंदगी जिहाद का और सारी रात नमाज पढ़ने का और सारा दिन रोजा रखने का। लेकिन इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वर्ड यूज किया है ना, वो सिर्फ हेल्प करने का यूज नहीं किया है। आप सबने कहा हु सेट देयर अफेयर्स, जो उनके मैटर्स को सेट कर दे, ठीक है, यानी उनके लिए कोई खर्चा पानी सेट कर दे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, आ जाओ पैरा 3, पैरा 3 करके फिर आपको नमाज का ब्रेक मिलेगा। भाई देखो, फिजिकल जिहाद हो या इंटरनल जिहाद हो, ठीक है, याद है ना जिहाद बिन नफ्स, ठीक है, तो आप वो इंडिविजुअल कंडक्ट के अंदर आ सकता है। और ये वाली हदीस कि हूसो एवर ऑफ यू, एवरी इंडिविजुअल को कहा जा रहा है sees an evil action should stop it with his hand. If he is not capable to do so, then by his words, and if he is not capable to do so, then by his heart. And this is the weakest of faith. आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये हदीस तो दोनों जगह काम आएगी भाई, क्योंकि इसके अंदर फिजिकल जिहाद भी है यानी कम्युनल, और इंडिविजुअल जिहाद भी है यानी इंटरनल, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाओ फेयर डीलिंग्स एंड लॉफुल अर्निंग, ठीक है। देखो कोई शख्स ऐसा नहीं है जो अपने हाथ से कमा कर खाए वो बेस्ट अर्निंग हो, ठीक है, इससे ज्यादा बेस्ट अर्निंग कोई भी नहीं होती। तो ये क्या है? ये भी इंडिविजुअल की हदीस है कि भाई हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना है, बैगिंग नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग भाईजान, बिजनेस, काइंडनेस इन बिजनेस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मे गॉड शो मर्सी टू द वन हु इज काइंड व्हाइल सेलिंग, हु इज काइंड व्हाइल बाइंग, हु इज काइंड व्हाइल डिमांडिंग द मनी बैक, ठीक है। ये कि अपने बिजनेस में आपने काइंडनेस शो करनी है, और सिर्फ अपने कस्टमर से नहीं, जिनसे आप सामान खरीद रहे हो उनके साथ भी, काइंड वाइल सेलिंग, काइंड वाइल बाइंग, और जिसको बेचारे को उधार वगैरह दिया है तो डिमांडिंग द मनी बैक, ठीक है, उस वक्त भी काइंडनेस शो करनी है। अच्छा, इसी तरह कुरान वाली हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स का हाफिज कुरान है, सॉरी, जो शख्स कुरान को पढ़ने वाला है, सिर्फ हाफिज नहीं, तो वो ऐसा है जैसे एक टेथर्ड कैमल उसने बांधा हुआ है, ठीक है। इज इट क्लियर? बदमाश किस्म का कैमल है, अगर उसने उसको जरा सा भी टेक केयर नहीं किया तो इधर उधर हो जाएगा। तो कुरान को भी जरा सा आपने टेक केयर नहीं किया ना तो भूल जाओगे, ठीक है। और फिर लास्ट हया और शर्म वाली हदीस कि मॉडेस्टी प्रोड्यूसेस नथिंग बट गुड, ठीक है भाई।
तो जो है वो क्या कहते हैं, और सबसे लास्ट 20th हदीस जो हमारी आ रही है कि ही हु हैज इन हिज हार्ट pride as much as the grain of the mustard seed shall not enter paradise, and he who has the faith in his heart, ठीक है, as much as the grain of the mustard seed will not enter the hell. ठीक है, तो इससे एक बात और पता लगी, प्राइड और फेथ आर द टू ऑपोजिट थिंग्स. आप देखिए शैतान ने प्राइड शो की थी, लिहाजा उसका क्या कहते हैं हमेशा के लिए जहन्नम में गया. ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक है यहाँ पर, 15 मिनट बाद आपसे मिलते हैं. अच्छा भाई, देखो ये इंडिविजुअल कंडक्ट का तो हमने कंप्लीट किया. अब हमारे हैं कम्युनल कंडक्ट के ऊपर. ठीक है, कम्युनल कंडक्ट लेस इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 4 से 5 हदीसें एक चीज को सपोर्ट करने के लिए काफी होती हैं. इंडिविजुअल को सपोर्ट करने के लिए 4-5 हदीसें, कम्युनल को सपोर्ट करने के लिए 4-5 हदीसें काफी होती हैं. ठीक है, कम्युनल कंडक्ट में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, देखो बेटा, एक तो एक इस्लामिक कम्युनिटी का वर्ड आ गया यहाँ पे, यूज एटलीस्ट 4 हदीस कह रहे हैं. ठीक है, अच्छा, हाँ ये पूरी 20 हदीसों का इंडिविजुअल कंडक्ट कम्युनल कंडक्ट उसी में से लिया हुआ है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद गिव रेफरेंस फ्रॉम द सेट हदीस यू हैव स्टडीड आउटलाइन द प्रॉफिट्स टीचिंग अबाउट द केयर इन कम्युनिटी. कम्युनिटी का वर्ड आ गया भाई. ठीक है, इज इट क्लियर? अशरफ अली, यार तू ग्रुप पे भी इतना तंग करता है, यहाँ पर भी छोड़ता नहीं है. कहाँ है तेरा मैसेज यार? एक मिनट, एक मिनट, कहाँ गया? दोबारा जरा कुछ डॉट वॉट भेजो. अच्छा, उसके बाद देखें कि अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द सेट हदीस यू हैव स्टडीड. ठीक है, तो वही डॉट क्या कहते हैं, मतलब टीचिंग्स. हाँ, सर 4 से ज्यादा लिख के तो मार्क्स नहीं, नहीं बेटा 4 से ज्यादा लिखोगे तो अच्छी बात है. ठीक है, वो एटलीस्ट 4 होती है. ठीक है, ठीक है ना, एटलीस्ट 4 होती है. अच्छा, अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द सेट हदीस यू हैव स्टडीड आउटलाइन द वेज इन विच मुस्लिम्स शुड ट्रीट वन अनदर. वन अनदर का वर्ड आ गया भाई. ठीक है, वन अनदर का वर्ड आ गया. ठीक है, तो वन अनदर का वर्ड आ गया तो वही कम्युनिटी वाली बात हो गई. इसमें देखो क्या क्या चीजें आएंगी. देखो पहले पैराग्राफ में 2 बातें पुरानी वाली है, जैसे इंडिविजुअल में थी वैसे ही कम्युनल में. ठीक है, इंडिविजुअल में भी सिंसियरिटी थी, लेकिन सुनना, एक्सप्लेनेशन अलग है. इंडिविजुअल की सिंसियरिटी के अंदर, इंडिविजुअल में जो सिंसियरिटी वाली बात थी तो वो अल्लाह रसूल के ऊपर ज्यादा फोकस था, अल्लाह रसूल और बुक के ऊपर. और यहाँ देखो जो वो क्या कहते हैं, लीडर्स और कॉमन पीपल के साथ ज्यादा फोकस है. क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट कम्युनिटी से ज्यादा बिलोंग करता है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया. ठीक है, ब्रदरहुड में एक बात हमने ऐड कर दी. ठीक है, एक मिनट, एक बात हमने ऐड कर दी. सर एक सेट हदीस क्वेश्चन में कितनी हदीस स्टेट करनी कर देनी होती है बेटा? 4 से 5. ठीक है, अच्छा जी, अशरफ तुम्हारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा, कहाँ चला गया? सर आर्टिकल्स और पिलर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा? यार देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जब मैं तुम्हें बना कर दे चुका इंपॉर्टेंट, तो फिर पूछने के क्या तुम क्यों पूछ रहे हो, टाइम जाया कर रहे हो? तो बस कवर कर लूं और बस हजरत उमर और अबू बकर ये सिर्फ इम्पोर्टेंट कर लूं तो सही है, माशाल्लाह सही है. ठीक है, हाँ ठीक है, तो कर सकते हो अशरफ ऐसा. ठीक है, अच्छा, अब देखो ब्रदरहुड में पुरानी वाली बात आ गई, लेकिन एक नई चीज आ गई, रिस्पेक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन फॉर ऑल. भाई ये जो है ना पूरी सोसाइटी की बात है. वहां पे छोटे लेवल पर हमने बात की थी इस हदीस की, मतलब लोअर लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर. यहाँ पे कम्युनल लेवल पर बात कर रहे हैं कि हर एक को इक्वालिटी मिलनी चाहिए. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कम्युनल वेलफेयर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जस्टिस, हेल्पिंग अदर्स इन ऑल पॉसिबल वेज. ठीक है, वही वाली हदीस यहाँ पर कुछ पार्ट्स उसके आ जाएंगे जिसके अंदर हमने चैरिटी वाली बात लिखी थी. ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाओ, पब्लिक वर्क्स आर चैरिटी. यहाँ पर देखो हमने डिटेल बता दी, पब्लिक वर्क्स कौन कौन से हैं, ये सारे पब्लिक वर्क्स है ना, ये चैरिटी है. अच्छा, मैंने आपको कहा है इस दफा इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, कम्युनल लेस इंपॉर्टेंट है. मैंने गेस्ट पेपर में नहीं दिया है, लेकिन बहरहाल साथ साथ है तो पढ़ा दे रहा हूँ. ठीक है, अच्छा, हेल्पिंग विडोज, पुअर एंड ऑर्फेन्स वगैरह की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी. उसके बाद आ जाओ फिजिकल जिहाद. यहाँ पे इंटरनल जिहाद नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे जस्ट फिजिकल जिहाद आएगा, यानी फाइटिंग. तो इस वजह से देखो फिजिकल जिहाद हमने लिखा लेकिन हदीस चेंज कर दी. कौन सी कर दी? ठीक है, हु इज द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ मैन, प्रॉफिट रिप्लाइड, द बिलीवर हु स्ट्राइव्स इन द वे ऑफ अल्लाह विद हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ठीक है मेरे भाई, अच्छा, और स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग सिन को एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो, ही हु क्या कहते हैं सीधा इविल एक्शन वाला. ठीक है,
बेटा सकीना, समझने बहुत आसान है। इंडिविजुअल में मैं अपने लेवल की यानी एक पर्सनल लेवल की बात कर रहा होता हूँ कि मुझे क्या क्या अच्छे और नेक काम करने चाहिए, ठीक है। और कम्युनल में मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा होता हूँ कि मुझे या पूरी सोसाइटी को एज अ मुस्लिम कैसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब देखिए इतनी बात याद रखिएगा। तो सर इसमें हदीस को डिस्क्राइब करना होता है, मींस पार्ट बी लिखना होता है, या पार्ट ए ज्यादा फोकस होता है दानियाल इसमें, पार्ट ए ज्यादातर फोकस हो रहा होता है, ठीक है। आ गई बात समझ में? पार्ट ए ज्यादा फोकस हो रहा होता है, दानियाल सही हो गया, अब इग्नोर नहीं है ना, ठीक है। हाँ, पार्ट ए ऑफ द हदीस यानी मेन थीम्स ऑफ द हदीस को ज्यादा डिस्क्राइब करना हो रहा होता है। अच्छा, हेल्पिंग सिनर्स, ये वाली बात आउट ऑफ द 20 हदीस है, तो सपोर्टिंग हदीस के तौर पर हम लेकर आए। तो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा कंपेनियन से कहा, हेल्प योर ब्रदर वेदर ही इज द डूअर ऑफ रॉन्ग और रॉन्ग इज डन टू हिम। तुम अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम। कंपेनियंस ने कहा कि रसूलुल्लाह जालिम की कैसे मदद करेंगे, मजलूम की तो कर सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, होल्ड हिम बैक फ्रॉम डूइंग रॉन्ग, स्टॉप कर दो उसे गलत बात करने से, ठीक है, तो ये मदद हो जाएगी। अच्छा, अब देखना कंक्लूजन, ये कंक्लूजन जरूर लिख कर आना कि भाई इन सारे ऑब्जेक्टिव्स के लेने का पर्पस क्या होता है। एक ऐसी सोसाइटी डेवलप करना जो कि जो है वो क्या कहते हैं, क्या कर रही हो, इसके अंदर मोरल वैल्यूज और कम्युनल वैल्यूज को जो है वो क्या कहते हैं सपोर्ट किया जा रहा हो। अच्छा भाई देखना, ये देखो एक नजर में इंडिविजुअल और कंडक्ट और कम्युनल कंडक्ट की समरी मैंने निकाल के दे दी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में काम आएगा। एक नजर में इंडिविजुअल कंडक्ट और कम्युनल कंडक्ट की समरी आ गई आपके सामने। इसको नोट्स से नेसेसरीली पढ़ के जाना, खास तौर पर इंडिविजुअल कंडक्ट, ठीक है। इज इट क्लियर? अब सुनना हदीस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ये जो है वो क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस चल रहा है तो उसका अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाईजान ये दोनों मिलाकर आते हैं 10 मार्क के, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है, और थर्ड सेंचुरी अलग से 10 मार्क का आता है। आज के मॉक में मैंने ये दोनों दिए थे, ठीक है। एक पेपर में ये वाला डाला था और एक में ये वाला डाला था, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आज जो मॉक लिया था मैंने, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स, ठीक है, और ऊपर वाला अलग। अच्छा, उसके बाद आ जाओ द रीजंस गिवन बाय द स्कॉलर्स फॉर कंपाइलिंग हदीस कलेक्शंस, ठीक है, ये अलग से 10 मार्क का है। अब देखो तीनों के अलग अलग 10 मार्क के आते कैसे हैं, तीनों पास पेपर में आ चुके हैं। और मेरे हिसाब से ना भाई इंडिविजुअल कंडक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, यानी तीन अलग अलग 10-10 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं भाई इसके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। अच्छा, आप देखना जरा कि इंडिविजुअल कंडक्ट का कैसे 10 मार्क का आता है। तो देखो इंडिविजुअल कंडक्ट का ऐसे 10 मार्क का आया हुआ है पास पेपर में, 2020 में भी आया हुआ है, एक दफा और भी आया हुआ है, ठीक है। और इस साल ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सॉरी इंडिविजुअल कंडक्ट नहीं, फर्स्ट सेंचुरी, सॉरी इंडिविजुअल कंडक्ट नहीं, फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी का कैसे 10 मार्क का आया हुआ है, ये इस तरह से आया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसमें करते क्या हो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ द हदीस लिखा और स्टार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन लिख दिया, ठीक है। पैरा ना भी बनाओ, ठीक है। स्टेज 1 को इसके इसमें दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी, वो क्या है? नंबर 1, प्रॉफिट्स लाइफ टाइम में हदीस कैसे कंपाइल्ड हुई, ठीक है। बहुत डिटेल है बेटा, आपने नोट्स देखे नहीं है अभी, ठीक है। और ना ही एक्टिव वो रिव्यू बुक देखी होगी, रिव्यू बुक में भी बहुत डिटेल है। और देखो नंबर 2, तो नंबर 1 पार्ट ऑफ द आंसर है प्रॉफिट्स लाइफ, नंबर 2 पार्ट ऑफ द आंसर है आफ्टर द प्रॉफिट्स लाइफ। तो ये मिलाकर पूरी एक सेंचुरी बनती है। कैसे सेंचुरी बनेगी, इधर देखना। पैरा 2 से हमारा असल आंसर शुरू हो रहा है, ठीक है। पैरा 2 से हमारा असल आंसर शुरू हो रहा है और ये है स्टेज 1। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर स्टेज 2 का भी, वो सेकंड सेंचुरी का भी 10 मार्क का बनाकर दे दें, बनाकर सेंड कर दूंगा ग्रुप पर, ठीक है। अब जरा पहले सुन लो। तो फर्स्ट सेंचुरी द एज ऑफ द प्रॉफिट, एज ऑफ द प्रॉफिट यानी फर्स्ट सेंचुरी में होली प्रॉफिट की लाइफ टाइम में हदीसें कैसे कंपाइल्ड हुई। तो हम बता रहे होते हैं कि भाई ये ऑब्जर्विंग पीरियड ऑफ हदीस था और कॉम्पिलेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स लाइफ टाइम बट नो ऑफिशियल रिकॉर्डिंग और ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ये सारी बातें बताई। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कंपेनियंस को कहा था कि पास ऑन नॉलेज फ्रॉम मी इफ इट बी ओनली वन सेंटेंस। उसके बाद होली प्रॉफिट, तो जाहिर सी बात है सारे कंपेनियंस होली प्रॉफिट की हदीसों को प्रिजर्व करने लगे, चाहे उनको पढ़ना लिखना आता हो या ना आता हो।
वो हदीसों को प्रिजर्व करने लग गए, यानी कुछ वर्बल कर रहे थे और कुछ लिखकर भी कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, होली प्रॉफिट ने अपने लास्ट सेंटेंस में भी कहा था, ही हु इज प्रेजेंट हियर शुड कन्वे दिस मैसेज टू द वन हु आर नॉट प्रेजेंट। तो हर कंपेनियन ने, चाहे वो आलिम हो या आलिम ना हो, ठीक है, उन सब ने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि भाई हमें हदीसों को क्या करना है, आगे से आगे प्रोमोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद देखना, कंपेनियंस ने हदीसों को प्रिजर्व रखने के लिए 3 तरह के मेथड यूज किए, मेमोराइजिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रैक्टिस। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने, बच्चा बोलता है सर ये रिकॉर्ड कीपिंग हुई थी क्या होली प्रॉफिट के जमाने में? जी हाँ, हुई थी। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह इब्न अमर को ये हदीस कही थी, जब उन्होंने होली प्रॉफिट को कहा था कि भाई मेरी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है, क्या करूं? होली प्रॉफिट ने कहा टेक हेल्प फ्रॉम योर राइट हैंड, लिख लिया करो भाई इसे। खुद होली प्रॉफिट ने लिखने को कहा। और इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न अमर कलेक्शन ऑफ द 1000 हदीस, अब्दुल्लाह इब्न अमर रजी अल्लाह तआला 1000, बेटा 1000 फबियान, नॉट 10,000। ठीक है, 1000 हदीस। ठीक है, ये करेक्ट कर लो बेटा, ये 1000 है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रजी अल्लाह तआला खुद कहते हैं कि मैं सब बातें लिखा करता था जब से होली प्रॉफिट ने मुझे कहा था टेक हेल्प फ्रॉम योर राइट हैंड। तो एक कंपेनियन ने मुझ पर ऑब्जेक्शन किया कि सारी बातें ना लिखा करो, सीरियस मोड में प्रीच करते हुए जो होली प्रॉफिट कहे वो लिखा करो। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर ने उस कंपेनियन का हाथ यहाँ से रिस्ट से पकड़ा और होली प्रॉफिट के पास ले गए और कहा कि रसूलुल्लाह मैं सब लिखता हूँ और ये लिखने पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो क्या करूं? सिर्फ सीरियस बातें लिखूं? होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दिस इज द टंग ऑफ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, नथिंग रॉन्ग कैन कम आउट ऑफ इट एज आई ओनली स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, एज आई ओनली स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो अब जरा गौर से सुनिएगा, भाई ऑथेंटिक जगह पर मेंशन्ड है, समझ गए अशरफ? ठीक है, तो आई यूज टू राइट एवरीथिंग। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि देखो इनसे वैसे भी जो हदीस अब्दुल्लाह इब्न अमर से नैरेटेड है, ठीक है, वो 1000 के अराउंड ही है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अमर से 1630 हदीसें नैरेटेड है ना। ठीक है, तो मे बी 1000 इनकी लिखी हुई होंगी, बाकी नॉन लिखी हुई। ठीक है, जो वर्बल भी नैरेट होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिख दी, और अबू हुरैरा के कमेंट जरूर लिखने हैं। अबू हुरैरा ग्रेटेस्ट नैरेटर हैं हदीस के, 5374, 5374 हदीसें इन्होंने नैरेट की हैं। और अबू हुरैरा भी कहते हैं कि नन ऑफ द कंपेनियंस प्रिजर्व द हदीस मोर देन माई सेल्फ एक्सेप्ट अब्दुल्लाह इब्न अमर, ही यूज्ड टू राइट एंड आई डिड नॉट। ठीक है, तो अब्दुल्लाह इब्न अमर का लिखने का प्रूफ, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीसों के लिखने का प्रूफ। ठीक है, हाँ बिल्कुल अशरफ अली, बिल्कुल सही कहा, सहीफा सादिका में भी 1000 से ज्यादा नहीं है बेटा। ठीक है, तो वो गूगल भी मिस्टेकन हो रहा होगा, और उसी वजह से कुछ जगह पर मिस्टेक हुई है, 10,000 लिख दिया गया है, 10,000 नहीं है, 1000 है। ठीक है, मैंने उससे भी करेक्शन करवा दी थी कि भाई 1000 है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ होली प्रॉफिट की लाइफ के बाद, ये हो गया स्टेज 2। ठीक है, यानी फर्स्ट सेंचुरी का स्टेज 2। इसमें आप सबसे पहले बता दो, एज ऑफ द कंपेनियंस है, इसको स्प्रेडिंग पीरियड कहते हैं, क्योंकि कंपेनियंस पूरी इस्लामिक एम्पायर में स्प्रेड हो गए, लेकिन इस वक्त भी कोई ऑफिशियल बुक नहीं थी, लोग कंपेनियन से पढ़ सकते थे। तो एक कंपेनियन दूसरे कंपेनियन से भी पढ़ते थे, जैसे जाबिर बिन अब्दुल्लाह खुद भी कंपेनियन है, लेकिन यंग कंपेनियन थे, तो ओल्ड कंपेनियन, सीनियर कंपेनियन से बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक कि एक हदीस की चेन सिर्फ डायरेक्ट नैरेटर से सुनने के लिए सीरिया गए, डायरेक्ट नैरेटर से सुनने के लिए, नहीं कि मिसिंग थी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल जिन्होंने मोर देन 1000 हदीसें नैरेट की वो कौन कौन से हैं? देख लो अशरफ। ठीक है, हजरत अबू हुरैरा 5374, आयशा 2210, ठीक है, इब्ने अब्बास 1660, इब्ने अमर वही वाले जो लिखते थे 1630, ठीक है, जाबिर, ठीक है, 1560 हदीस नैरेट की, अनस बिन मालिक 1286 हदीसें नैरेट की हैं, और अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1170 हदीस नैरेट की हैं। ये वो 7 कंपेनियन हैं जिन्होंने 1000 से ज्यादा हदीसें नैरेट की हैं। मैंने एक काम किया है कि इनके नंबर को सीक्वेंशियल कर दिया है, ताकि याद करना क्या हो जाए बेटा, आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर नंबर आगे पीछे हो कि 5000 के बाद 1100 वाला लिखा हुआ हो तो याद करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इनको जो है वो क्या कहते हैं जरा सीक्वेंशियल कर दिए, आपको याद करना आसान हो जाएगा। मार्क स्कीम में आया हुआ है, आया हुआ है, समझिए, ये लिखना है जी। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। अच्छा, फिर इन कंपेनियंस के अलावा हजरत आयशा के अलावा और भी वाइफ्स थी जिन्होंने हदीसें नैरेट की, उनका नाम लिख दिया। ठीक है, अब बच्चा पूछता है, जहन में उसके क्वेश्चन आते हैं, यार सर अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का नाम नहीं है इनके अंदर। ओ भाईजान, ये वो लोग थे जो होली प्रॉफिट के फौरन बाद कैलिफ्स बने। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इन्होंने बाकायदा इन हदीसों को इंप्लीमेंट किया। नरेशन तो जब होती है ना, जब बंदा टाइम जरा गुजर जाता है, तो ये जितने हैं, जितनों के नाम लिखे हुए, ये सारे इन्हीं के स्टूडेंट तो हैं। आप आयशा को देखें ना, अबू बकर की डॉटर है। ठीक है, अब्दुल्ला इब्ने अमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये सारे हजरत अली रजी अल्लाह तआला के स्टूडेंट्स में से आते हैं। हजरत उमर और हजरत अबू बकर और उस्मान के स्टूडेंट्स में से आते हैं, सारे के सारे। ठीक है, जाबिर बिन अब्दुल्ला, सारे
यंग कंपेनियन थे। अच्छा, अब ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तला, जुबैर वगैरह इस ग्रेट टाइप के कंपेनियन थे कि इतने इनके अपने वर्डिक्ट एंड सेइंग्स क्या किए गए, प्रिजर्व किए गए। ठीक है, वर्डिक्ट्स मतलब फतावा वगैरह। फिर इनकी किताबों की एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। ठीक है, इनकी किताबों की एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इन सब की किताबों की एग्जाम्पल्स आ गई कि भाई अगर ये किताबों की एग्जाम्पल नहीं लिखी तो कहां से आपका आंसर कंप्लीट होगा। अच्छा, आप देखो, ये तो हो गया यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द कॉम्पिटिशन फर्स्ट सेंचुरी का एंड हो गया। अब देखो, कभी कभी ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि ये क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड सेंचुरी का मिलाकर, ये मैंने बना दिया है, आया नहीं आज तक। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ अब्दुल मन्नान, ये बहुत डिटेल से आपको पहले भी पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो अब देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी का मिलाकर, ये भी नोट्स में एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, तो भाईजान फर्स्ट सेंचुरी का तो आपने पूरा डिटेल से लिख दिया, सेकंड सेंचुरी का आपने जरा सा जो है वो क्या कहते हैं थोड़ा सा समराइज लिख दिया। लेकिन इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा का डिस्कशन करना और हनफी एंड मालिकी स्कूल ऑफ थॉट्स का डिस्कशन करना ये जरूरी है। ठीक हो गया, डन हो गया। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप कि भाई ये सक्सेसर ऑफ द सक्सेसर्स, यानी थर्ड सेंचुरी वाला क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी, रीजंस ऑफ द कॉम्पिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, तो इसमें देखो इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस और स्टार्ट ऑफ द कॉम्पिलेशन बेटा, लेकिन देखना ये 1 मार्क। हनफी एंड मालिकी सेकंड सेंचुरी का स्टार्ट है बेटा, थर्ड सेंचुरी कहाँ से आ गए? वो तो इमाम बुखारी, इमाम मालिक, इमाम बुखारी और इमाम जो है वो मुस्लिम है थर्ड सेंचुरी वाले। ठीक है, वो भाईजान बुखारी मुस्लिम इतने छोटे हैं कि वो बुखारी के उस्ताद इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के स्टूडेंट्स हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक फर्स्ट सेंचुरी के लोग हैं और सेकंड सेंचुरी की वर्किंग है, और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम वगैरह थर्ड सेंचुरी के लोग हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, वो उनका उनका मर्तबा और इनका मर्तबा बिल्कुल अलग अलग है भाई। ठीक है, लेकिन बेटा देखो 1 मार्क की बात हो रही है, इससे ज्यादा नहीं। 1 मार्क में क्या क्या लिखोगे? नो ऑफिशियल बुक थी, फर्स्ट सेंचुरी ऑब्जर्विंग पीरियड था, सेकंड सेंचुरी क्या था, बस इंट्रो। फिर उसके बाद आपने कहा मोर डेवलप हुई थर्ड सेंचुरी के अंदर। ठीक है, ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, उसके बाद आ जाओ, थर्ड सेंचुरी की बातें स्टार्ट हो गई। गोल्डन एज है, सबसे पहले बताया एज ऑफ तबा ताबईन है। फिर बताया लाखों हदीसें कंपाइल्ड हुई। फिर बताया इसको मेन कंपाइलिंग पीरियड कहते हैं। फिर एग्जामिनर कहते हैं सनद मतन के जो रूल्स आपने याद किए हैं ना वो भी लिखो। कितना आसान हो गया यार, 100-200 वर्ड्स तो इसी में ही लिख लोगे आप लोग सनद और मतन के रूल्स में। ठीक है, फिर अस्मा और रिजाल, ये मतलब वही अस्मा और रिजाल सनद मतन के रूल्स वाला कि स्टडी ऑफ द बायोग्राफिकल अकाउंट ऑफ नैरेटर्स। और उसके बाद आ जाओ इल्म मुस्तलाह हदीस को थोड़ा सा बता दिया कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हदीस, कि वीक और सही ऑथेंटिक हदीस कैसे डिक्लेयर होती हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद थर्ड सेंचुरी में भाई देखो, थर्ड सेंचुरी में कितना आसान हो रहा है, मुस्नद मुसन्नफ की डेफिनेशन भी आ रही है, सिहा सित्ता का इंट्रोडक्शन भी आ रहा है, और डिटेल ऑफ बुखारी एंड मुस्लिम भी आ रही है। बेटा पैरा 3 सबसे ज्यादा डिटेल्ड हो गया 5 मार्क का, समझ रहे हो? और लास्ट पैराग्राफ आ जाएगा इसका शिया कॉम्पिलेशंस का, उसमें 1 मार्क एग्जामिनर आपको देगा, क्योंकि ये फोर्थ सेंचुरी की कॉम्पिलेशन थी, जस्ट एज द कंक्लूजन हम लिख रहे हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ देखो, ये चैप्टर थर्ड सेंचुरी वाला क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द हदीस की समरी कहलाता है ये एक थर्ड सेंचुरी वाला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, पैरा 3 ये रहा थर्ड सेंचुरी वाला, ये रहा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो, ये देखो, ये ये देखिएगा। ठीक है, 1 मार्क क्यों आ रहा है इसका? हाँ गोल्डन एरा था ये भाई, वो भी इसलिए कि ये फोर्थ सेंचुरी की हम जैसे अपना आंसर कंक्लूड करने के लिए लिख रहे हैं। अच्छा भाई देखो, अब देखना एक बार, ये देखो मैंने ना सारे पैराग्राफ समराइज कर दिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ये ले लें। ठीक है भाई, सनद और मतन का अलग से 10 मार्क का आता ही है भाई, वो तो बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है ना, वो तो हर साल का समझ लें जरूरी होता है, समझ लें आ ही जाता है कहीं ना कहीं। अच्छा, अब आ जाओ, ये देखो जरा, अब आ जाओ रीजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन मेरे भाई, रीजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन, ये डैश है भाई। रीजंस 4 मार्क में आते थे कि क्या हदीसें क्यों कंपाइल की, इन्होंने 10 मार्क में दे दिए भाई, 2 मरतब आ चुका है। सही है। अच्छा आप देखो, सबसे पहले हदीस का इंट्रोडक्शन दिया और स्टार्ट ऑफ द कॉम्पिलेशन दे दिया, और ये बता दिया कि भाई राइटली गाइडेड कैलिफ्स के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे और गवर्नमेंट्स मोर पॉलिटिकल हो गई,
ठीक है, रिलीजियस से ज्यादा लोग गवर्नमेंट की पावर गेन करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करने लगे, प्रेस करने लगे। तो रीजंस ऑफ द कॉम्पिटिशन। फिर उसके बाद आपने बताया कि यार रीजंस में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मास्टर्स ऑफ द हदीस जो बड़े बड़े कंपेनियंस थे वो डाइड होने लगे। ठीक है, चाहे बैटल्स में हो, चाहे मार्टाडम में, या फिर नॉर्मल लाइफ के अंदर। दूसरा, इस्लाम दूर दूर फैल रहा था। मुसलमान की चाहते थे कि यार हमें कोई लिटरेचर ऑफ इस्लाम मिल जाए, तो वो हदीस के अंदर मिलता था, तो हदीस को इसलिए भी कंपाइल किया गया। ठीक है। अच्छा, कुरान ने भी कहा था कि होली प्रॉफिट को फॉलो करो, तो होली प्रॉफिट को फॉलो कैसे करेंगे? पता लगेगा तो फॉलो करेंगे ना। और होली प्रॉफिट को कैसे पता लगता था हमें? हमें पता लगता था हदीसों से कि होली प्रॉफिट का वे क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो उसके बाद आ जाओ फिर, हदीस लोग झूठी हदीसें बनाने लगे, हदीस फॉर्जरी। तो भी जरूरी होगा कि ऑथेंटिक कलेक्शन होनी चाहिए ताकि झूठों से बचा जा सके। ठीक है। जो भी हदीस अब हमारे पास हदीस की बुक्स में नहीं होंगी, हम कोई भी कितनी भी अच्छी बात हो हम मानेंगे नहीं उसे। ठीक है। जैसे उतलुबुल इल्म वलौ बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चाइना जाना पड़े, कितनी अच्छी बात है। बट हदीस की बुक्स में नहीं है, हम उठाकर फेंक देंगे कि भाई हदीस नहीं है, अच्छी बात जरूर है। ठीक है। अच्छा, सोर्स ऑफ तफसीर कि कुरान को एक्सप्लेन करने के लिए भी हदीस चाहिए थी, तब भी कंपाइल की गई। इसी तरह सोर्स ऑफ इस्लामिक लीगल थिंकिंग, लॉ बनाने के लिए हदीस चाहिए थी, तब भी कंपाइल की गई। सारी रीजंस हैं। ठीक है। अब देखो फाइनली हदीस को ऑथेंटिक नॉन ऑथेंटिक डिक्लेयर करना भी कॉम्पिलेशन से ही हो सकता है। तो हमने ये भी बता दिया और कंक्लूजन भी बता दिया। आ गई बात समझ में? कोई टेंशन है इसके अंदर? देखो कितने सारे रीजन मैंने नोट्स नहीं बना के दिए, रिव्यू बुक में भी मौजूद है। उसके बाद आ जाओ, देखो पहले ये क्वेश्चन आता था, कितना शरीफ वाला क्वेश्चन था, बस शराफत वाला क्वेश्चन था यार। पहले ये क्वेश्चन आता था 4 मार्क के लिए कि हदीसें क्यों कंपाइल की। ठीक है। लेकिन अब तो उन्होंने 10-10 मार्क के लिखे। बच्चा पागल हो गया यार, 10-10 मार्क के लिए कहाँ से लिखे? ठीक है, तो हमने बनाकर दे दिया, अब पागल होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, 1 मिनट, अब आ जाओ भाई, ये सिग्निफिकेंस ऑफ सनद मतन, ये जरा क्वेश्चन देखना बच्चों, ये वाला। भाईजान, मैंने कहा इसके अंदर हर एक का एक एक पैराग्राफ बना दो, खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ये खुद इस ये क्वेश्चन आ जाए ना, तो हर एक का एक एक पैराग्राफ बना दो। ठीक है, 5-5 मार्क का। तो खुद ब खुद रिलेशन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सनद पर डिपेंड करती है मुस्नद। मुस्नद की डेफिनेशन और डिटेल लिखोगे तो एक पैराग्राफ बनेगा, और वो क्या कहते हैं, रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। मतन पर डिपेंड करती है मुसन्नफ। ठीक है, आराम से सनद की वेरिफिकेशन का एक पैराग्राफ बनाओ, मतन की वेरिफिकेशन का एक पैराग्राफ बनाओ। मुस्नद और मुसन्नफ कलेक्शंस, मुस्नद और मुसन्नफ क्या थे? 2 कलेक्शंस ऑफ हदीस थे, 2 पैराग्राफ बना दिए। ठीक है। तो ये देखो मैंने बनाकर आंसर दिया हुआ है नोट्स में भी और रिव्यू बुक में भी। ठीक है, ये पैरा 1 हो गया हमारा, सनद और मतन का इंट्रोडक्शन। फिर रूल्स ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ सनद एंड रूल्स ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मतन, ये 2 पैराग्राफ हो गए सनद और मतन के। फिर तीसरा पैराग्राफ मुस्नद कलेक्शन। ठीक है। चौथा पैराग्राफ मुसन्नफ कलेक्शन। और क्या चाहिए, इतना बना बना के दे दिया बच्चों। ठीक है। और अब जो है वो क्या कहते हैं, कंक्लूजन भी लिख दिया, बेहतरीन हो गया। ठीक है। तो जरा देखें, ये जो है वो क्या कहते हैं, अब हमने बता दिया। अच्छा, अब आ जाओ कि यहाँ पर ये देखो सनद और मतन का अपना क्वेश्चन भी आ जाता है। बेटा ये जरा गौर से सुन लेना बस भाई। मेथड्स टू इंश्योर द हदीस, इस्नाद एंड मतन, वेरिफिकेशन ऑफ द चेन और टेक्स्ट ऑफ हदीस और स्ट्रक्चर ऑफ हदीस, सारे एक ही टॉपिक के नाम है। और एक और नाम है पार्ट्स ऑफ द हदीस। कहीं पे लिखा होता है पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ हदीस। ठीक है, सबका मतलब एक ही होता है, सनद मतन। ठीक है, इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखें कितना रिपीट होता है। आप इसके वर्डिंग देखें, ये वाले वर्डिंग देखें भाई, बाकी सारे तो समझ आते हैं। नंबर 4 वाला देखो, राइट एन अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हदीस। बच्चा बेवकूफी करता है, बच्चा इतना बड़ा डैश है कि जब वो कुरैश के रिलेशन गलत लिख कर आ जाता है, ठीक है, अजायब घर उसको पता नहीं लग रहा होता, याया खान का नाम सुनकर उसको बुखार चढ़ जाता है हिस्ट्री के पेपर में, तो यहां पर भी गलती करता है। क्या करता है? ये पार्ट्स की जगह टाइप्स लिखता है। भाई आके खोल यार, अल्लाह ताला ने आंखें नहीं के बटन दिए है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ हदीस है, ये टाइप्स ऑफ हदीस नहीं है। इज इट क्लियर? पार्ट्स ऑफ हदीस क्या है? सनद और मतन। टाइप्स ऑफ हदीस क्या है? सही, हसन, ज़ईफ, मौजू। समझ रहे हैं भाई? पार्ट्स ऑफ हदीस है यार, क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, हाँ ये कोई एआई वीडियो नहीं चल रही, सही बोल रहा हूँ, यही होता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ हदीस आर सनद एंड मतन, टाइप्स ऑफ हदीस आर सही, हसन, ज़ईफ, मौजू। आ गई बात समझ में? तो यार देखो ना, ये पार्ट्स ऑफ हदीस दैट मेक अप द हदीस कह रहे हैं, और फिर भी अगर कोई इसके अंदर टाइप्स ऑफ हदीस लिख कर है तो चमाटे मारने चाहिए उसको। नंबर 2, ये वाला बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सुनना।
राइट अ डिटेल अकाउंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ हदीस। देखो बेटा डिटेल किसकी मांग रहा है, पार्ट्स ऑफ हदीस, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड से हाउ दीज पार्ट्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हदीस। कैटेगरीज देखो ये कितना डैश है, एक ही क्वेश्चन में दोनों वर्ड यूज कर लिए, पार्ट्स भी और टाइप्स भी, ठीक है। अच्छा और फिर नाम भी, नेमली सही, हसन, दईफ, मौजू। यार बेचारा बच्चा ऐसा कंफ्यूज हुआ कि इसके अंदर सही, हसन, दईफ, मौजू की डिटेल लिख कर आ गया। तो भाई इसके अंदर सनद और मतन की डिटेल लिखनी है, कंक्लूजन में सही, हसन, ज़ईफ आएगा। वो कह तो कह रहा है कि डिटेल किसकी लिखो, पार्ट्स की लिखो, और उसके रूल बताओ जिसकी वजह से सही, हसन, ज़ईफ, मौजू बनते हैं। तो अब क्या होगा, इसके 4 पैराग्राफ ये बन गए, सिंपल। ये रहे 4 पैराग्राफ, और क्या चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ सनद एंड मतन, ठीक है, सनद के रूल, मतन के रूल, और क्लासिफिकेशन ऑफ द हदीस ऑन द बेस ऑफ द सनद एंड मतन, ठीक है, सही, हसन, ज़ईफ एंड मौजू। और क्या चाहिए, ठीक है। अब्दुल मन्नान क्या कह रहे हैं मेरे भाई? अच्छा सर आपने हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस का क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, ये 4 पैराग्राफ बनाए या वो बना हुआ लिखे? भाई गाइडेंस का अलग बना कर दिए, ये कौन से, ये 4 पैराग्राफ? शमाट मारूंगा अब्दुल मन्नान। ओ भाई ये सनद मतन के 4 पैराग्राफ हैं, ये गाइडेंस के तो नहीं है। गाइडेंस का क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, वो सोर्स ऑफ लॉ के साथ आता है, ठीक है। अच्छा पहले पूछा तो सही है, ठीक है। अब सुनना, अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ सनद मतन के रूल्स, ठीक है भाई, ये देख लो जरा। कभी कभी ये सनद ये भी आ जाता है, ठीक है। हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस अलग है, इंडिविजुअल कंडक्ट कम्युनल कंडक्ट अलग है। हाँ अगर आप इंडिविजुअल कंडक्ट कम्युनल कंडक्ट को लेकर हदीस एज अ सोर्स ऑफ गाइडेंस बनाना चाहें तो दोनों को मिलाकर बनाना पड़ता है, ठीक है। इज इट क्लियर? से हाउ दीज पार्ट, तो ये देखो इसमें पूरे 10 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ सनद का आया भाई, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये इंपॉर्टेंट है इस साल। सिर्फ सनद का 10 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, यानी सनद की बायोग्राफीज कैसे चेक करते हैं, और दूसरा मतन, सनद की इंपॉर्टेंस क्या है चेक करने की, ठीक है। यानी ये उसी के अंदर आ जाएगा यार, वो सनद मतन वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ। आंसर क्राइटेरिया देख लो कितना आसान है, एक कंक्लूजन आ जाएगा बस, पैरा 4, ठीक है। अब आ जाओ जरा, हम आगे चलें। ये देखो, एक मिनट एक मिनट, ये देखना भाई, सही, हसन, दईफ, आज की क्लास का फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला था इंडिविजुअल कंडक्ट, दूसरा था कॉम्पिलेशन ऑफ हदीस, फर्स्ट सेंचुरी एंड थर्ड सेंचुरी, और तीसरा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ हदीस। फुल डिटेल रट्टा लगा के जाना एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ। और इसमें दईफ तक लिखा हुआ है ना, आप मौजू भी लिख कर आओगे, ठीक है। और सही हदीस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखोगे तो सही के साथ मुतवातिर भी लिख देना कि बेस्ट टाइप ऑफ सही ये होती है। अगली बात समझ में, हसन की पूरी डिटेल इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। देखो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं ना कैटेगराइजेशन ऑफ हदीस में। पहले वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, कोई वो नहीं कहा हुआ, ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं कही हुई, तो ऑल 7 टाइप्स लिख दो, सही, हसन, दईफ, मौजू, आहद, मुतवातिर, ठीक है, मशहूर। और नीचे वाले में 3 टाइप्स मांगी गई हैं, तो एक टाइप एक्स्ट्रा कर दो बस, मौजू वाली। और नीचे वाले के अंदर जब सही के बारे में बता रहे हो तो मुतवातिर भी लिख दो, बस इतनी सी बात है। कैसी पैराग्राफिंग होगी ये रही, इंट्रोडक्शन ऑफ सनद मतन, डेफिनेशन ऑफ सनद मतन विदाउट एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर उसके बाद पैरा 2 सही हदीस, पूरी डिटेल एग्जाम्पल के साथ। देखो इस तरह डिटेल, हाँ, टाइप्स ऑफ हदीस जो छोड़ के गया ना वो मरेगा, समझ गए, वो रोएगा बहुत। टाइप्स ऑफ हदीस बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा उसके बाद अल हसन, हसन की पूरी डेफिनेशन आपने बताई डिटेल के साथ, ठीक है, इज इट क्लियर? और ज़ईफ, ये पूरी डिटेल जिसकी वजह से हदीस ज़ईफ होती है, 3 कंडीशंस, और जिन 3 कंडीशंस की वजह से हदीस ज़ईफ यूज हो सकती है, ये सब कुछ लिख कर आओगे एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि अब देखो ना, अगर ये सब कुछ नहीं लिखोगे तो बेटा जी कहां से डिटेल बनेगी आंसर में, ठीक है। एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल सब लिख कर आओगे, क्योंकि 3 हदीसों की एग्जाम्पल, 3 हदीसें आ जाती हैं। चौथी कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर लिख कर आना मौजू, ठीक है। बाकी मुतवातिर वाला अब नहीं आता, ठीक है, मतलब वो ऑल टाइप्स ऑफ हदीस वाला क्वेश्चन। बल्कि पता है
एग्जामिनर ये कहता है कि आप अगर टाइप्स ऑफ हदीस का क्वेश्चन आए और उसमें पर्टिकुलर नेम ऑफ द टाइप्स ना लिखे हुए हो तो कुदसी और नबवी तक भी छाप सकते हो उसका, टेंशन नहीं। ठीक है। और ये आपने मौजू का पैराग्राफ बना दिया या ज़ईफ के साथ लिख दिया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुतवातिर और मशहूर वाला क्वेश्चन काफी सालों से नहीं आया और उम्मीद भी नहीं है कि आए, लेकिन अगर टाइप्स में आ जाए तो लिख देना भाई। सही है। अब उसके बाद आ जाओ एक और बात। देखो भाई, ये तो हो गई पुरानी यादें। ठीक है, आ गई ना पुरानी यादें। हमने आपको कहा था कि अगर पेपर वन में अपेयर हो जाता है तो पेपर टू में चांसेस बहुत कम है, और आपके पेपर वन में ये वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, निकाल के दिया था ना, कुरान सुन्ना एंड इजमा। ठीक है, इज इट क्लियर? कुरान सुन्ना एंड इजमा, ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर वन में आ गया। तो सर ये मशहूर मुतवातिर और मशहूर का डिफरेंस बता दें। अबे यार कौन है ये? अच्छा, मुतवातिर। भाई मुतवातिर तो सही की मेजर टाइप होती है, बेस्ट टाइप होती है। और से सुन लो, मुतवातिर मशहूर और अहाद का डिफरेंस। और अब देखो, अब ये ज्यादा आ गया है ना, तो अब हमें नहीं लगता है कि चांस के ये जो है ना ये इजमा कयास वाला आए, लेकिन बहरहाल फिर भी पढ़कर जाइएगा, खासतौर पे हदीस एज द सोर्स ऑफ गाइडेंस वाला। ठीक है, ये देख लो। ये तो पुरानी यादें हो गई। मैं अभी बताता हूँ मशहूर अहाद और मुतवातिर का डिफरेंस। ठीक है। एक बच्चे ने पेपर वन के होने के बाद भंग पी के ये कहा, सर आपके गेस्ट पेपर में से तो कुछ आया ही नहीं। वह पूरे चार आए हुए थे, इंक्लूडिंग पैसेजेस भी। वो बच्चा समझ गया होगा जिसकी बात मैं बात कर रहा हूँ। पैसेजेस भी आए हुए थे, हिस्ट्री मतलब सोर्स ऑफ लॉ भी आया हुआ था, एबिसीनिया भी आया हुआ था, और वो जो तीन रिलेशंस थे वो भी आए हुए थे। ठीक है, इज इट क्लियर? पता नहीं। अच्छा, बाहर आ, अब आ जाए। ठीक है, एक मिनट भाई, पहले इसको शुरू करने से कि इसको शुरू करने से पहले मैं आपको जरा वो बता दूं कि भाईजान, ठीक है, मुतवातिर मशहूर और अहाद का डिफरेंस। मुतवातिर बेस्ट टाइप ऑफ सही होती है, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ द नैरेटर्स होते हैं और सारे ऑथेंटिक होते हैं। ठीक है। मशहूर वो होती है जिसकी फर्स्ट सेंट यानी फर्स्ट पीरियड ऑफ द हदीस के अंदर जो कंपेनियंस होली प्रॉफिट से नरेट कर रहे होते हैं वो दो या तीन या चार होते हैं, और सेकंड जनरेशन यानी कंपेनियंस वाली जनरेशन के बाद जो ताबेइन आते हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं, लार्ज नंबर में नरेट करते हैं। और अहाद में क्या होता है, फर्स्ट थ्री जनरेशन तक उसके नैरेटर एक या दो या तीन या चार ही रहते हैं, यानी 300 साल तक वो हदीस चोरी छुपे नैरेट होती है, तो वो ऑथेंटिक नहीं होती। ठीक है भाई, डिफरेंस समझ आ गया? अब सुनो। अरे यार, ये तो पूरे 10 दिनों से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जरा देख लो भाई, गौर से सुनिएगा, जरा अच्छी तरीके से समझ लेना भाई। भाईजान ये इलेक्शन का अलग 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, मैं भी दिखाऊंगा कैसे। दूसरा, रिफ्यूजल टू पे ज़कात का अलग, और फॉल्स प्रॉफिट्स का अलग। जरा देखते जाइएगा। इलेक्शन का अलग 10 मार्क का इस तरह से आता है, जिसमें एक्सपीडिशन टू सीरिया भी आता है। होली प्रॉफिट की डेथ के बारे में लिखा, अबू बकर ने कैसे कंट्रोल किया था सिचुएशन को वो लिखा, और अबू बकर की स्पीचेस के जो है वो क्या कहते हैं वर्ड्स लिखे। पक्के याद ना हो अपने वर्ड्स में लिख दो, लंबी लंबी हदीसें और लंबे लंबे वर्सेस याद नहीं हो रहे अपने वर्ड्स में लिख कर आ जाना। तो अबू बकर ने जो स्पीच, उसके बाद सकीफा बनु साहिदा के अंदर अबू उबैदा और हजरत उमर और हजरत अबू बकर की जो स्पीचेस हुई, ठीक है, उसके बारे में आपने स्लाइटली बता दिया, और हजरत अबू बकर की इनॉग्रेशन बता दी। ठीक है, इज इट क्लियर? और इनॉग्रेशन स्पीच के बाद उसामाज एक्सपीडिशन बता दिया। जब भी अबू बकर का 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो उसामाज एक्सपीडिशन उसमें आएगा ही आएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, एक मिनट भाईजान, रिजेक्टर्स ऑफ जक़ात का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि और ये भी इंपॉर्टेंट है, रिजेक्टर्स ऑफ जक़ात। ठीक है। अच्छा जी, अब रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात का एक क्वेश्चन आता है, और रिजेक्टर्स ऑफ ज़कात में, ठीक है, वो क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले आपने इलेक्शन ऑफ अबू बकर 1 2 लाइन्स लिखा, और रिजेक्शन क्यों किया उन लोगों ने ज़कात का ये बताया, और उसके बाद वॉर्स एट जुलेसा जुल्किसा अबरक। अभी भी आप सबके ग्रुप पर इन सब की पूरी डिटेल्ड बैटल्स मौजूद हैं, जाके सुन लीजिएगा। और अपोस्टेट ट्राइब्स के बारे में बता दिया।
जिन्होंने बिल्कुल ही इस्लाम को छोड़ दिया था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है नंबर 3 वाला, वॉर्स एट जुलेसा जुल्किसा और अबरक। और फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं नंबर 4 वाला, सेकंड नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब आ जाओ कि फॉल्स प्रॉफिट का एक तो क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ऑल 4 फॉल्स प्रॉफिट्स, और कभी कभी 2 फॉल्स प्रॉफिट आ जाते हैं, और कभी एक मुसलमा का 10 मार्क का क्वेश्चन देता है ये डैश एग्जाम में। आ गई बात समझ में? ठीक है, इज इट क्लियर? तो एक मुसलमा का 10 मार्क का आता है, तो कैसे पहले तो बहरहाल अब मैं ये डिटेल नहीं बताने वाला क्योंकि अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ इसको पढ़ाए हुए। ठीक है, और इसकी रिकॉर्डिंग तो अभी भी ग्रुप पे पड़ी हुई है। ठीक है भाई, तो देखे नहीं, देखो मुसलमा का कैसे आता है। अच्छा जी, पढ़ा हुआ है उसके अंदर सकीना, आपको मैंने पूरी रिकॉर्डिंग दी हुई है कैलिफिट की। ठीक है, आपके ग्रुप पर जरा स्क्रॉल बैक करके देखें। ठीक है, 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स की रिकॉर्डिंग पूरी की पड़ी हुई है। ठीक है, तो सब सारे क्वेश्चन उसके अंदर है। ठीक है, राइट ए डिटेल अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ यमामा एंड द कॉम्पिलेशन ऑफ द होली कुरान। तो देखो, हाँ, प्रैक्टिस पेपर में। ठीक है, तो बेटा देखो ये जो यमामा वाला है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये देखना, यमामा में आपने सबसे पहले ना दूसरे फॉल्स प्रॉफिट की समरी थोड़ी सी बतानी होगी। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद के उसने क्या क्या हरकतें की थी। ठीक है, कि परमिसिबल बना दिया था नॉर्मल परमिसिबल चीजों को, पैरडी की थी वर्सेस की, और फिर हजरत इकरिमा गए थे, फिर उसके बाद शुराबील गए थे, फिर खालिद बिन वलीद गए थे, सारी बातें डिटेल से आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको समराइज जो है शॉर्टकट इसलिए मार रहा हूँ कि अभी अभी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, और फिर कॉम्पिलेशन ऑफ द होली कुरान। लेकिन बैटल ऑफ यमामा में हमेशा कॉम्पिलेशन ऑफ द कुरान आती है जब भी 10 मार्क की आए। ठीक है, तो कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान डिटेल्स है, अगर 10 मार्क का ना आए तो कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान को जस्ट मेंशन कर देना। ठीक है भाई, क्या कह रहा है अली, क्या कह रहा है? सर पार्ट बी में 4 रीजंस लिख दें, इनशाला अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है तो 2 स्ट्रॉन्ग बहुत डिटेल से लिख दिए तब भी मिल जाएंगे, वरना 4 रीजन लिख दें जब भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब्दुल वहाब क्या कह रहे हैं? सर अगर कंबाइंड इलेक्शन एंड रिजेक्टर्स का आए तो एक्सपीडिशन टू सीरिया लिखना होगा, थोड़ा सा मेंशन करना होगा बेटा। ठीक है अब्दुल वहाब, लाजमी थोड़ा सा मेंशन करना होगा। सुनना, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की ये बैटल्स बस इंपॉर्टेंट है इस साल, बहुत डिटेल है हजरत उमर की, बट मेरे हिसाब से ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाइयों, नहावन, यरमूक, जेरूसलम। क्या मतलब, पर्शियंस में से सिर्फ एक निकाल के दिए मैंने, नहावन, और रोमन्स में से सिर्फ 2 निकाल के दिए हैं, यरमूक और जेरूसलम और मार्टायडा। ठीक है भाई, तो ये याद रखिएगा, 10-10 मार्क की बोल रहा हूं मैं, 10-10 मार्क। सही है, और दिया हुआ है। नहीं, नहावन अभी नहीं आई। ठीक है, और दूसरी बात सुन लीजिएगा, मैंने नहावन के नए वाले नोट्स दिए हैं अभी ग्रुप्स पर जो शेयर किया ना, इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से। ठीक है, हाँ, दानियल है 10 मार्क। सही है, जो ग्रुप पे पीडीएफ शेयर किया था उसमें भी है और आपके नोट्स में तो है। देखो, जिसके जिसको नहीं मिल रही थी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। नहावन 10 मार्क का पैरा 1, ये रहा, बैकग्राउंड एंड कॉजेज, ये देख लो बेटा सकीना जल्दी से, बैकग्राउंड एंड कॉजेज स्क्रीनशॉट, फिर मेन इवेंट्स ऑफ द बैटल ऑफ नाहवन स्क्रीनशॉट, और पैरा 3 आफ्टरमैथ्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? अच्छा जी, दोबारा शेयर कर दूंगा। वैसे ग्रुप मीडिया में जाओ, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो, इंपॉर्टेंट नोट्स के नाम से आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाओ, देखो भाई, ये हजरत उस्मान का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस दफा, यानी कंट्रोवर्सीज वाला। ठीक है, अली दोबारा शेयर कर दूंगा। ठीक है, मिल जाएंगे भाईजान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हजरत उस्मान का एक क्वेश्चन, अभी अभी पढ़ाया ना परसों, रिकॉर्डिंग अभी भी आपकी ग्रुप में थोड़ा सा स्क्रॉल बैक करोगे पड़ी हुई होगी। ठीक है, और ये देखो, ये इसकी पैराग्राफिंग है, ये लो स्क्रीनशॉट, मजे करो बेटा। हजरत उमर की 3 चीजें मैंने सिर्फ निकाल के दी है मोहम्मद अहमद। ठीक है, सब चीजें नहीं निकाल के दी, सिर्फ 3 चीजें, नाहवन, यरमूक और जेरूसलम, बस। ठीक है, ये देखो हजरत उस्मान की पूरी समरी कंट्रोवर्सीज की। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ हजरत अली की बैटल्स। हजरत अली तो मैंने कल ही पढ़ाया था।
जमल इंपॉर्टेंट है इस साल, हाँ जमल इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, कल ही तो पढ़ाया है यार ये। और ये नहरवान, भाईजान नहरवान और नहावन का फर्क याद रखना। नहावन इज ऑफ हजरत उमर और नहरवान इज ऑफ हजरत अली। कल ही पढ़ाया है, कल ही, बिल्कुल ठीक है। अभी भी ग्रुप पे उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है। हाँ, अक्टूबर नवंबर में दोनों जोन्स में कैलिफ से 2 क्वेश्चंस आए थे, तो इस वजह से मैंने ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा आपको नहीं कहूंगा कि 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, लेकिन बहरहाल अक्टूबर नवंबर में अभी अभी दोनों जोन्स में 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो आपके जोन में कम चांसेस हैं कि 2 क्वेश्चंस आए, ठीक है। बहरहाल अब सुनना, हजरत अली की कैलिफेट की समरी पूरी आ गई, ये आ गए हम, ये देखना भाईजान, ये क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है। हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान, आसान तरीन है। वही जो कॉम्पिलेशन याद किया था ना पूरा, यहाँ पेपर 2 में भी ठोक दोगे, पेपर 1 वाला ही पेपर 2 में भी ठोक जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, कैलिफ्स एज रोल मॉडल, ठीक है। 2 किस्म के क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, कैलिफ्स एज रोल मॉडल, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें देखो आंसर कैसे बनेगा, और सुनना। कैलिफ्स एज रोल मॉडल ना, क्वेश्चन तो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द 4 राइटली गाइडेड कैलिफ दिया, और उनकी इलेक्शन के बारे में बताया कि ये सबका इलेक्शन डेमोक्रेटिक वे के अंदर हुआ, ठीक है। नंबर 1, सबके इलेक्शन में बता दिए कि यार कितना फेयर इलेक्शन हुआ। और उसके बाद आप आ जाएं कि कितनी इन्होंने सिंपल लाइफ गुजारी और हमें क्या क्या लेसन दिए। हजरत उमर की मजलिस शूरा, यानी वही एडवाइजरी काउंसिल, और उनका बाहर निकल के रातों को घूमना और लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना, ठीक है। और जुडिशरी और ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, हम आजकल के जमाने में उनकी इन बातों को कैसे फॉलो कर सकते हैं, आजकल के रूलर्स को किस तरह से उनको फॉलो करना चाहिए, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक हो गया भाई। सबसे बड़ी बात ये है अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान का भला किसी को नहीं चाहिए, ठीक है। सारे करप्ट अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान पे कर्जा हो गया और ये पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोग बन गए, ठीक है। अगली बात समझ में। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ भाईजान, आर्टिकल्स और पिलर्स में से मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है तौहीद। ऑल 3 टाइप, देखो बच्चा याद रखना वरना चमाटे पड़ेंगे दोबारा। भाईजान, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ और फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज डिफरेंट। फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ में तौहीद लिखा हुआ होगा या वननेस ऑफ अल्लाह लिखा हुआ होगा ओनली, और उसकी टाइप साइज मांगी गई होंगी। फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम में 2 कंपोनेंट्स होंगे, वननेस ऑफ अल्लाह एंड वननेस ऑफ अल्लाह एंड प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। और दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, कंफ्यूजन में नहीं आना, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल ऑफ फेथ में सिर्फ तौहीद आएगा, और फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम शहादा में 2 कंपोनेंट्स होंगे, तौहीद भी और प्रॉफिटहुड भी, ठीक है भाई। ये देख लेना जरा इसकी पैराग्राफिंग, ठीक है। तौहीद के क्वेश्चंस मुख्तलिफ स्टाइल के आ गए आपके सामने, सारे मुख्तलिफ स्टाइल के तौहीद के क्वेश्चन आपके सामने आ गए, ठीक है। कोई भी आ जाए आंसर विल रिमेन सेम। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ऑफ तौहीद, और दूसरा पैराग्राफ फर्स्ट टाइप ऑफ तौहीद, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ तौहीद क्या है, ये रहा, वननेस इन द लॉर्डशिप ऑफ गॉड, रबूबियत। बेटा ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना अरबिक में, रबूबियत लिख कर आना। रीजन ये है कि बेटा ये हमारी मार्क स्कीम में ही आया है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ठीक है। सेकंड, नेम्स एंड क्वालिटीज ऑफ गॉड, और अस्मा वल सिफात साथ लिख कर आना, ठीक है। हर एक का अलग पैराग्राफ बनाना। आयतुल कुर्सी पूरी ट्रांसलेशन नहीं भी याद हो कोई टेंशन नहीं है, अपने वर्ड्स में जितनी क्वालिटीज आयतुल कुर्सी वाली याद है वो लिख कर आना, ठीक है। उसके बाद जरा देखो, और फोर्थ पैराग्राफ, वननेस इन द वर्शिप ऑफ गॉड, वर्शिप ऑफ गॉड वाला, ठीक है, तो वो लिख कर आना। तो ये देखिएगा, वननेस इन द वर्शिप ऑफ गॉड, ये था हमारा फोर्थ पैराग्राफ, ठीक हो गया मेरे भाई, ठीक है। और इसमें शिर्क को जरूर मेंशन करना। और देखो कभी कभी ना ये डैश के बच्चे क्या क्वेश्चन देते हैं, इधर देखना पूरा, ये तो हो गया तौहीद वाला, भाईजान ये डैश शिर्क का क्वेश्चन दे देते हैं, सेम आंसर बनेगा बिल्कुल, बस तौहीद के साथ शिर्क को भी हर पैराग्राफ में मेंशन करते जाओगे।
वो कह रहे थे तौहीद इन द वननेस ऑफ गॉड, आप बोलना शिर्क इन द वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, अलग से आंसर बना के दिया हुआ है मैंने नोट्स। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ जरा, ये देखो, एंजल्स और लाइफ आफ्टर डेथ यानी डे ऑफ जजमेंट, अलग अलग 10 मार्क के इंपॉर्टेंट है इस साल। एंजल्स अलग 10 मार्क का और लाइफ आफ्टर डेथ अलग 10 मार्क का। एंजल्स के क्या पैराग्राफ बनेंगे और कैसा क्वेश्चन आ सकता है, सुनो। एंजल्स के ये रहे क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, और कहीं पे लिखा हुआ होता है रोल व्हाट पार्ट डू दे प्ले, एक ही बात है। ठीक है, आंसर में क्या कैसा बनेगा, पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और नेचर ऑफ द एंजल्स। ठीक है मेरे भाई, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और नेचर ऑफ द एंजल्स। और सेकंड में क्या हो रहा है, मेन एक्टिविटीज ऑफ एंजल्स। देखो कितना आसान है, बर्थ से पहले की एक्टिविटीज लिखना शुरू की, और पूरा सारी दुनिया के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज वो कर रहा है हमारे साथ। ठीक है, वो एक्टिविटीज लिखी एंजल्स की। और तीसरे नंबर पर स्पेशल एंजल्स लिखे, जिब्राइल इजराइल उनकी ड्यूटीज, मिकाइल वगैरह। और फिर डेथ तक पहुंचा दिया कि मुनकर नकीर कब्र तक के अंदर आ रहे भाई, दुनिया में आने से पहले वूम ऑफ द मदर में यही लिख रहे थे। क्या किस्मत है। ठीक है, और यही यहाँ पर आप आकर पूछ रहे हैं मुनकर नकीर, हाँ भाई बताओ क्या क्या करके लाए। आ गई बात समझ में। तो पूरा बर्थ से पहले से उठाकर डेथ के बाद तक का छाप दिया, यहाँ तक कि पैराडाइज और हेल तक, रिजवान और मालिक तक को आपने मेंशन कर दिया। और अगर हम बात करते हैं कि एंजल्स में, एंजल्स के बाद हेयर आफ्टर की, तो बेटा देखो हेयर आफ्टर में 4 पैराग्राफ। जी बेटा, तो क्वेश्चंस, बेटा एंजली आप कैसे लिखती हैं बेटा मैसेज, ऐसे कोई मैसेज लिखता है यार। यार एक मैसेज लिखें, एक वर्ड सर, दूसरा वर्ड दूसरी दूसरे मैसेज में आर्टिकल, फिर तीसरा वर्ड और, फिर चौथा वर्ड पिलर। पर बेटा ये कैसे, कौन समझेगा, ये कौन सी लैंग्वेज है, शैतान की लैंग्वेज है क्या, क्या करती हैं आप, सही से लिख के भेजें। ठीक है, अच्छा जी, अब सुने, तो अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर आपने सबसे पहले बिलीफ इन द हेयर आफ्टर बताया कि भाई 4 स्टेजेस होते हैं इसके। ठीक है, कि सबसे पहला स्टेज एंड ऑफ द लाइफ विद अर्थक्वेक। ठीक है, दूसरा स्टेज रेसुरेक्शन, तीसरा जजमेंट, और चौथा रिवॉर्ड विद पैराडाइज और हेल। ठीक है, तो पहले आपने मिनी, भाई देखो ये मिनी जजमेंट जो है ना लाजमी लिख कर आना है न्यू मार्क स्कीम के अंदर, यानी कबर के अंदर जो जजमेंट होती है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड ब्लो ऑफ ट्रम्पेट, क्या मतलब कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेज हमने पैरा 2 के अंदर पूरी डिटेल से लिख दिया। ठीक है, और इसमें कुरान की वर्सेस वगैरह सारी जो लिखनी थी वो बता दी। ठीक है, उसके बाद आ जाए तीसरे पैराग्राफ में हमने हशर यानी प्रेजेंटेशन ऑफ द डीड इन द मैदान अरफात, फील्ड ऑफ अरफात के अंदर वो सारा डिस्कस किया। और जो है वो सीधे हाथ में नामा अमाल किसको मिलेगा, उल्टे हाथ में किसको मिलेगा, ये सब। और फिर फाइनल जजमेंट स्टेज 4 हमने लास्ट पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया। 4 स्टेजेस है बेटा, फर्स्ट ब्लो ऑफ ट्रम्पेट अर्थक्वेक, सेकंड ब्लो ऑफ ट्रम्पेट रेसुरेक्शन यानी लाइफ, थर्ड ब्लो ऑफ ट्रम्पेट, सॉरी, द थर्ड स्टेज इज प्रेजेंटेशन ऑफ द डीड इन द मैदान अरफात, इन द प्लेन ऑफ अरफात। और क्या कहते हैं फोर्थ ब्लो ऑफ ट्रम्पेट। ठीक है, क्या कहते हैं रिवॉर्ड विद पैराडाइज और हेल। ठीक हो गया, अच्छा अब आ जाओ उसके बाद, इसका हमेशा से यही पार्ट भी आया हुआ है कि यार क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ पर। ठीक है, और देखो ये है शहादा वाला क्वेश्चन, ये है बेटा शहादा वाला क्वेश्चन। इसमें कैसे पता लगा, एक तो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ का वर्ड आया हुआ है शहादा, दूसरा इसमें 2 कंपोनेंट्स हमने देख लिए, देयर इज नो गॉड एंड मोहम्मद पीस अपॉन इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। 2 कंपोनेंट्स हमें मिल गए तो हम समझ गए ये शहादा का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल, 3 तरह के क्वेश्चन इसके मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। ठीक है जी, देख लो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने 2 कंपोनेंट्स हर आर्टिकल या पिलर्स पर 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। हाँ बेटा, 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल से भी एक दफा ऐसा हुआ है कि दोनों क्वेश्चंस आर्टिकल से आए, पिलर से कुछ आया ही नहीं। और ऐसा तो मैनी टाइम हुआ है कि दोनों क्वेश्चंस पिलर से आए और आर्टिकल से आए नहीं। ठीक है, हाँ आमतौर पर इन्हीं दोनों से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, आर्टिकल्स और पिलर से। कैलिफ से कभी कभी 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें होता क्या है, शहादा में पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का, उसके दोनों पार्ट्स का इंट्रोडक्शन दिया, दूसरा पैराग्राफ डिटेल ऑफ एक पार्ट तौहीद, और तीसरा पैराग्राफ डिटेल ऑफ द प्रॉफिटहुड ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ठीक हो गया, इस तरह से आपने बना देना। पार्ट बी बड़ा जबरदस्त है कि भाई इसका हमारी पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट है, या फिर एक तो ये हो गया पर्सनालिटी पर इफेक्ट वाला, और एक ये होता है कि यार शहादा पर अमल करने के लिए अदर 4 पिलर्स कैसे काम आते हैं। ये बहुत जबरदस्त पार्ट भी है भाई, ये आमतौर पर आने के चांसेस होते हैं कि यार कैसे अमल कर सकते हैं अदर पिलर से। तो हर एक पिलर का नाम लिख लिख कर समझाना है यहाँ पे, ठीक है, कि नमाज से कैसे हम शहादा पर अमल करते हैं, फास्ट से कैसे, ज़कात से कैसे, हज से कैसे। ठीक है भाई, नाम लिख लिख कर समझा देना इसको, एक एक चीज को। उसके बाद आ जाओ, ये देखो जरा, नमाज भाईजान, कंडीशंस ऑफ प्रेयर का अलग 10 मार्क का है, और बेनिफिट्स ऑफ सलाह का अलग 10 मार्क का है। इंडिविजुअल बेनिफिट्स, कम्युनल बेनिफिट्स मिलाकर आंसर कैसे बनेंगे। कंडीशंस ऑफ प्रेयर, सुनो बेटा, बहुत गौर से सुनना डिफरेंस। ये वाली स्लाइड देखो, कंडीशंस ऑफ प्रेयर बिफोर द प्रेयर है, और मेथड ऑफ प्रेयर ऑब्लिगेटरी एक्ट्स ड्यूरिंग द प्रेयर। ठीक है, बात आ गई समझ में। फ्राइडे और ईद लेस इंपॉर्टेंट है। देखो, कंडीशंस का क्वेश्चन प्रिपरेशन मेड फॉर द प्रेयर के नाम से आता है, ठीक है। इंट्रो तो आएगा, और क्वेश्चन कैसे आते हैं ये रे। बेटा याद रखना, प्रिपेयर का वर्ड दिया एग्जामिनर ने या परफॉर्म का वर्ड दिया, ठीक है। प्रिपेयर का वर्ड है तो कंडीशंस ऑफ प्रेयर, परफॉर्म का वर्ड है तो मेथड ऑफ प्रेयर, ठीक है। और प्रिपेयर फॉर द प्रेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल, ठीक है। कहीं पे कंडीशंस का और यहाँ पे बिफोर द प्रेयर का वर्ड भी लिख दिया। तो भाई देखो सिंपल सा है ना यार, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन और 2 कंडीशंस लिख दी, प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी एंड क्लोथ्स। दूसरे पैराग्राफ में आपने 70 यानी कितनी बॉडी को कवर करना है और प्योर प्लेस को डिटेल से बयान कर दिया, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में देखो बेटा, टाइम, इंटेंशन, किबला, ठीक है, ये तीनों चीजें डिटेल से बता दी। ठीक हो गया मेरे भाई, सेट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर। भाई देखो, इंपॉर्टेंस वैसे इंडिविजुअल अलग 4 मार्क का, कम्युनल अलग 4 मार्क का आता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है भाई, प्रॉपर आया हुआ है, इंडिविजुअल कम्युनल दोनों का मिलाकर, ठीक है। तो पैराग्राफिंग इस तरह से हो, ठीक है। क्वेश्चन पूछा था बेटा आपने, कोई क्वेश्चन पूछा था आपने, कोई क्वेश्चन पूछा था किसी ने, मेरे जहन में नहीं, कि कौन सा पिलर छोड़ना चाहिए। हाँ, कौन सा पिलर छोड़ सकते हैं। बेटा देखो, अगर आपने सारे कैलिफ्स बहुत पक्के किए हैं, सारे आर्टिकल्स और सारे पिलर्स इंक्लूडिंग जिहाद बहुत पक्के कर लिए हैं, तो आप सलाह छोड़ देना, बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि सलाह के 14 पार्टीज हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई कैलिफ छोड़ा हुआ है, ठीक है, तो भाई किसी पिलर को छोड़ने की कोई गलती नहीं करना। पता चला जो कैलिफ छोड़ा था उसी से क्वेश्चन आ गया, और जो पिलर छोड़ा था उसी से क्वेश्चन आ गया, तो आप गए। आ गई बात समझ में, ठीक है। इज इट क्लियर। मैं कह रहा हूं, अगर सारे कैलिफ, सारे आर्टिकल, सारे पिलर्स बहुत अच्छे किए हैं, तो सलाह के 13-14 पार्टीज हैं, छोड़ सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो कि भाई मेन फीचर्स, भाईजान ये है थोड़ा सा मेन फीचर्स एंड पर्पस ऑफ द प्रेयर। पर्पस ऑफ द प्रेयर इन कॉन्ग्रीगेशन, भाईजान ये पर्पस ऑफ द प्रेयर इन कॉन्ग्रीगेशन की बात हो रही है, यानी कम्युनल बेनिफिट्स ऑफ द प्रेयर आएंगे इसके अंदर ज्यादा, यानी जमात की नमाज का क्या पर्पस है। तो देखो, सबसे पहले पहला ग्राफ आप बना दो, ठीक है, पर्पस ऑफ द प्रेयर इन कॉन्ग्रीगेशन में इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ बना दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ बना दो यार, कॉन्ग्रीगेशन है क्या चीज। दूसरा, उसके सारे बेनिफिट्स लिखो, सोशल बेनिफिट्स, क्या क्या, यूनिटी, सॉलिडारिटी, इक्वालिटी, ठीक है, और सब बहुत ग्रेट बेनिफिट जो हमें जमात की नमाज से हासिल हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसका रिवॉर्ड लिखो पैरा 3 के अंदर, ठीक है, कि सेकंड पर्पस रिवॉर्ड एंड इंपॉर्टेंस है, कि होली प्रॉफिट ने कितना मना किया था कि भाई जमात की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अच्छा देख लो भाई, सही है। बेटा एक बात सुनो, बहुत काम की बात बता रहा हूं, बहुत ज्यादा। ये पार्ट भी किसी भी पिलर के साथ आ सकता है, और आ चुका है, कि चूज एनी वन बेनिफिट ऑफ सलाह। यहाँ पे फास्टिंग भी लिखा हुआ हो सकता है, हज भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। एंड से व्हाई यू थिंक इट इज मोस्ट यूजफुल, ये अक्सर आना शुरू हो गया अब, ये वाला पार्ट भी। और व्हाट इन योर ओपिनियन इज द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड ऑफ सलाह, ठीक है। सपोर्ट योर आंसर बाय गिविंग रीजंस फॉर योर चॉइस, ठीक है। यानी बहुत सारे बेनिफिट है ना सलाह के, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। तो इसी तरह बहुत सारे बेनिफिट है फास्टिंग के, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बेनिफिट है हज के, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो सुनो, यहां पर सबका एक ही आंसर है, तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड फेयरिंग बनना। ठीक है, और सब में ये लिख दो कि भाई गॉड फेयरिंग बनने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ये जक़ात में भी लिख दो, हज में भी लिख दो, फास्टिंग में भी लिख दो, सब में बेस्ट हो जाएगा। जक़ात में ना लिखो तो बेहतर है, जक़ात में कोई कम्युनल बेनिफिट वगैरह, नीड ऑफ द जो है सोसाइटी फुलफिल होने वाली बात लिख दो। ठीक है, अगली बात समझ में, ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के साथ भी आ सकता है। नेक्स्ट थिंग भाईजान, प्राइवेट प्रेयर, दुआ का पार्ट भी है, पार्ट ए पार्ट बी। इज इट क्लियर? दुआ का पार्ट ए पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफिंग कैसे होगी? एक पैराग्राफ नंबर 1 का बनाओ, इंपॉर्टेंस ऑफ दुआ का। दूसरा पैराग्राफ कि फेवरेबल मोमेंट कौन कब कब दुआएं कबूल होती हैं। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अब देखना जरा, पहला पैराग्राफ बनाया इंट्रोडक्शन ऑफ दुआ का, कि उसमें दुआ की इंपॉर्टेंस क्या है, और सोर्स छोड़ लें। यार देखो, अभी तो बताया है ना। ठीक है, अच्छा दूसरा, फेवरेबल मोमेंट में ये जो ब्लैक वाले पॉइंट्स है ना, इसको अपने वर्ड्स में लिख कर आ जाना। बाकी ये जो हदीसें मैंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, सारी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो ये भी सारे ब्लैक वाले पॉइंट्स, ठीक हो गया मेरे भाई? अच्छा अब देखना, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर प्रेयर एंड प्राइवेट प्रेयर। यार अभी अभी तो पढ़ाया था ये। ठीक है, रेगुलर प्रेयर यानी नमाज, प्राइवेट प्रेयर मतलब दुआ। ठीक है, सेट पैटर्न होता है नमाज का, और दुआ का कोई सेट पैटर्न नहीं होता। ऑब्लिगेटरी होती है दुआ, ऑब्लिगेटरी नहीं होती। सेट टाइमिंग्स होती हैं, एनी टाइम पे कर सकते हैं, और सो एंड सो यार। ठीक है, अच्छा आप सुनना, असल नाम के साथ आओ, फिर जवाब दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा भाई। ठीक है, अच्छा डिस्क्राइब द मोरल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। देखो ये भी इंडिविजुअल और कम्युनल, इंडिविजुअल बेनिफिट्स और कम्युनल बेनिफिट्स फास्टिंग के आ रहे हैं। फास्टिंग का मेथड इस सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फास्टिंग के बेनिफिट्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, देखो बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ द फास्टिंग वाला पैराग्राफ लिखा, मोरल बेनिफिट्स यानी इंडिविजुअल बेनिफिट्स सारे लिख दिए, सोशल एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स यानी कम्युनल बेनिफिट्स सारे लिख दिए। ठीक हो गया भाई? इज इट क्लियर? एटलीस्ट 4 to 5 वर्सेस आपको इसके अंदर लेकर आनी पड़ेंगी। ठीक है, बने बने आंसर जरूर नोट से और रिव्यू बुक से देखते जाना। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ, देखो वही आ गया, चूज एनी वन बेनिफिट ऑफ द रमजान फास्ट। बिल्कुल मैंने वही लिखा है, तकवा, गॉड कॉन्शियसनेस, पूरा आंसर सेम है, सिर्फ सलाह की जगह फास्टिंग कर देना है। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, आरिब, आरिब आप कह रहे हैं कि सोर्स छोड़ सकते हैं। बेटा छोड़ तो सकते हैं, इसलिए कि बहुत कुछ सोर्स में से आ गया है। ठीक है, इज इट क्लियर? सोर्स में से आ तो गया है काफी कुछ। ठीक है, और सलाह, सलाह, प्रॉफिट्स, जिहाद एंड जक़ात। ओ भाई ओ, तो पढ़ के क्या जाएगा यार, क्या दिमाग में खराब हो गया क्या? तो सभी कुछ छोड़ के चले जा। ठीक है, इज इट क्लियर? किस्मत में होगा तो पास हो जाएगा, वरना क्या मसला है। ठीक है, पता नहीं कैसे क्वेश्चन करता है यार तू, क्लास में तो अच्छा खासा आदमी था तू, यहाँ क्या पागल हो गया? अच्छा जी, अब सुनिएगा, तो आर्म्स गिविंग, बेटा देखना इसमें क्या क्या चीजें पूछी गई हैं, कि हु इज लाइबल टू पे, किसके ऊपर ज़कात ऑब्लिगेटरी है। क्या मतलब? इसके अंदर निसाब एंड रेट ऑफ ज़कात पूरा आएगा। हु इट कैन बी पेड टू, रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात पूरे आ जाएंगे। तो देखो क्या पैराग्राफिंग होगी, इंट्रोडक्शन ऑफ ज़कात, निसाब एंड रेट ऑफ ज़कात, कैटल वैटल, सब कुछ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 5 मार्क का होगा, 1 मार्क का होगा ये। ठीक है, और रेसिपिएंट्स 2 to 3 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, 2 to 3 मार्क्स, तो 5 3 8 1 9, और ये 1 मार्क का हो गया। ठीक है, ये 5 से 6 मार्क का भी हो सकता है, निसाब एंड रेट ऑफ ज़कात, बहुत डिटेल है भाई। ठीक है, और देखो इसमें एक बात याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरिड आउट। बेटा जब भी किसी पिलर के साथ कैरिड आउट का वर्ड आएगा, ठीक है, तो कैरिड आउट के वर्ड में क्या करना है बेटा जी, आपने उस पिलर की पूरी डिटेल लिख देनी है। और देखो बेटा, आर्म्स गिविंग ज़कात को कहते हैं, अजायब घर वाली कहानी नहीं कर देना इसके साथ, सर ये मतलब समझ नहीं आ रहा, कोई फास्टिंग लिख कर आ रहा है, कोई कुछ लिख कर आ रहा है, कोई दुआ लिख कर आ रहा है, नहीं मेरे भाई, आर्म्स गिविंग ज़कात को कहते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? आर्म्स गिविंग, उसके बाद आ जाओ, अब देखो ये पूरा ना, पूरी डिटेल निसाब एंड रेट वाली, ठीक हो रहा है? इसी तरह कैटल्स वाली पूरी डिटेल इसके अंदर आती है। ठीक है, इज इट क्लियर? कोई 1 2 पॉइंट दरम्यान में रह भी जाए कैटल्स में से तो चलेगा। ठीक है, और कैमल्स की पूरी डिटेल। ठीक है, कुछ 1 2 चीजें बात में रह जाए, लेकिन जो लिखो तो करेक्ट लिखना। ठीक है, रेसिपेंट्स की पूरी डिटेल नहीं लिखते, समरी लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, 4 रेसिपेंट्स ये रहे, 4 ये रहे। ठीक हो गया मेरे भाई, 4 वो और 4 ये। ठीक है, नॉन रेसिपेंट्स की कोई डिटेल नहीं लिखनी है इस पे, बस थोड़ा सा मेंशन करके आ जाओगे, मैंने डिटेल यहाँ पे दे दी क्योंकि कभी कभी रेसिपेंट्स और नॉन रेसिपेंट्स अलग से भी आ जाता है,
वरना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ जक़ात इंडिविजुअल कम्युनल। ठीक है भाईजान, जरा देखना इंपॉर्टेंस ऑफ जक़ात का अगर क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल, ठीक है, लेकिन अगर आ जाता है तो यानी गिवर वो इंडिविजुअल और कम्युनल बेनिफिट्स दोनों मिलाकर आ जाते हैं तो इस तरह पैराग्राफिंग होगी। सही है। अगर नंबर 4 को, ठीक है, नंबर 2 के साथ पैराग्राफ के साथ मिला दो तब भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हज का ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आरिफ, हो सकता है। पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर देखेंगे ना यार क्या बनता है। अभी पेपर 2 आप कर तो लेकर आए, फिर हम पता लगाएंगे। देखो, हज का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब्दुल रहमान क्या कह रहे हैं? सर आर्टिकल्स और पिलर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब्दुल रहमान जरा अकेले में मिल बताऊंगा। ठीक है, निकाल के किस लिए दिए हैं? पूरी पूरी शीट्स तुम्हारे ग्रुप पे शेयर की है, फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, वो क्या शक्ल देखने के लिए दिए हैं? अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ, फॉर हु इज द एनुअल पिलग्रिमेज कंपलसरी, एक पैराग्राफ इसका डिटेल बनेगा। और व्हाट थिंग्स आर फॉरबिडन, कौन सी चीजें ड्यूरिंग एहराम ऑब्लिगेटरी है, एक पैराग्राफ इसका बनेगा। पैरा 3 बनाना पेनल्टीज का। इस तरह से आंसर फॉर्म होगा। पैरा 1, सारी अफोर्डेबिलिटी पूरी डिटेल से आएंगी इसके अंदर, क्योंकि वो इज द एनुअल पिलग्रिमेज कंपलसरी की बात हो रही है। यहां तक कि मैरम फॉर अ वुमेन को भी डिस्कस करोगे। ठीक है, और उसके बाद आ जाओ, विच थिंग्स आर फॉरबिडन, पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी बेटा, क्या क्या चीजें फॉरबिडन है। ये पहली स्लाइड हो गई पैरा 2 की, ये पैरा 2 है। ठीक है, पहली स्लाइड क्या क्या चीजें मना है, उसके बाद दूसरी स्लाइड क्या क्या चीजें मना है, और फिर ये क्या हो जाएगा, पेनल्टी का पैरा 3 बना देना छोटा सा, ये क्या क्या पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक हो गया। अब आ जाओ, एक काम और सुनो, क्या आ गया उम्रे का, मेरे हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है इस साल। उम्रे का बेटा देखो, मेथड पूछा हुआ है और डिफरेंस पूछे हुए हैं। ठीक है, मेथड पूछा है और डिफरेंस पूछे हैं। व्हाट ऑब्जर्वेंसेस डज अ पिलग्रिम, तो बेटा उम्रे का मेथड बहुत आसान है। स्टार्ट ऑफ द हज इज उम्रा, देखो ये रहा, पैरा 1 इंट्रोडक्शन ऑफ हज एंड उम्रा दिया 1 मार्क के लिए, बस 2 लाइनें। उसके बाद पूरा मेथड ऑफ उम्रा, एहराम, तवाफ, सई और तहल्लुल, यानी आप कैसे एहराम से बाहर आते हैं उसको तहल्लुल कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हज एंड उम्रा इस तरह से छाप दिया यहाँ पर। ठीक है, कभी कभी पार्ट बी में भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन हज एंड उम्रा इस तरह से आपने छाप दिया। तो पहले एक सिमिलैरिटी लिखी, ठीक है, और उसके बाद सारे डिफरेंसेस लिख दिए। अगली बात समझ में। लास्ट वाला डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उम्रा में तलबिया कब स्टॉप होता है, हज में तलबिया कब स्टॉप होता है। हज में एटलीस्ट 3 डेज तक तलबिया चलता है। ठीक है, 8 9 10 को, और 10 को जब हम शैतान को पत्थर मारने जाते हैं तो तलबिया यानी लब्बैक कहना स्टॉप हो जाता है। और उम्रे में क्या होता है बेटा, जैसे ही आपने तवाफ शुरू किया ना, बस तलबिया स्टॉप। ठीक है, यानी लब्बैक कहना स्टॉप। बाकी सारी चीजें बहुत क्लियर है। देखो बेटा, जिहाद का ये वाला, जिहाद बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब्दुल रहमान सुन, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से ये आ रहा है जिहाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा है जिहाद। ठीक है, क्यों? देखो, एक और इसके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ जिहाद वाला, जिहाद ऑफ सेल्फ मतलब इंटरनल जिहाद, और जिहाद ऑफ टंग मतलब जिहाद थ्रू नॉलेज, ठीक है, या इंटेलेक्चुअल जिहाद, और जिहाद विद स्वॉर्ड मतलब बेटा तीनों नाम नए हैं। जिहाद विद स्वॉर्ड का मतलब फिजिकल जिहाद। ठीक है, तो देखो इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मीनिंग्स एंड वेज आ जाए तो मीनिंग्स का मतलब होता है डेफिनेशन। एक क्वेश्चन तो बेटा ये था ना, ये था एक क्वेश्चन। ठीक है, जिहाद, अब्दुल मन्नान जिहाद। ठीक है ये, और एक क्वेश्चन ये है कि वेज मतलब टाइप्स। ठीक हो गया मेरे भाई? तो अच्छा, इसी तरह जहां पे टीचिंग्स ऑफ जिहाद, बेटा ये डिफरेंस बहुत गौर से सुनना जो बता रहा हूं। अगर ऑफ द मुस्लिम टीचिंग इज अबाउट जिहाद लिखा हुआ है ना, तो आंसर में ऑल 3 टाइप्स आएंगी। और द मुस्लिम टीचिंग्स अबाउट आर्म्ड वॉरफेयर लिखा हुआ है, जिहाद के ब्रैकेट में आर्म्ड वॉरफेयर लिखा हुआ है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फाइटिंग आएंगे। ठीक है, तो टीचिंग्स के अंदर डेफिनेशन आ जाएगी और टाइप्स आ जाएंगी। समझ रहे हो लड़कों? तो पैराग्राफिंग इस तरह से बनेगी। ठीक है, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ऑफ जिहाद का, दूसरा पैराग्राफ इंटरनल जिहाद का, यानी जिहाद ऑफ सेल्फ का, जिसको हम तस्किया नफ्स या जिहाद ऑफ सेल्फ भी कह रहे हैं। ठीक है, जिहाद बिन नफ्स। और दूसरा पैराग्राफ जिसको हम जिहाद ऑफ टंग भी कह रहे हैं, मेंटल जिहाद और इंटेलेक्चुअल जिहाद। ठीक है, मेंटल और इंटेलेक्चुअल जिहाद। और देखो इसमें ना इम्प्लीमेंटेशन जरूर देनी है हर एक के अंदर।
कि आजकल के हिसाब से ये जिहाद कैसे हो सकता है, ठीक है। और तीसरा पैराग्राफ, चौथा पैराग्राफ फिजिकल जिहाद का, ठीक है। ये सारी बातें बता दी। देखो बेटा एक बात याद रखना, ग्रेटर जिहाद या बिगेस्ट जिहाद जिहाद ऑफ सेल्फ को कहा जाता है, यानी जिहाद बिन नफ्स को। और बेस्ट जिहाद फिजिकल जिहाद को कहा जाता है, ठीक है। हदीस में दोनों के लिए अलग अलग वर्ड है। फिजिकल जिहाद के लिए बेस्ट यानी अफजल का वर्ड है, और बिगर जिहाद यानी जिहाद बिन नफ्स के लिए कौन सा वर्ड है? जिहाद अकबर का वर्ड है, ठीक है भाई। तो ये पार्ट भी इसलिए मैंने समझाया डिफरेंस, कि पार्ट भी कभी कभी इस तरह का आ जाता है, भाई कौन सा जिहाद मोर इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक मिनट रुकना, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई दूंगा, जरा रुकना एक मिनट, ठीक है। ये तो हो गया जिहाद का। एक क्वेश्चन जिहाद का ये भी आया हुआ है भाई, यानी सीआईएस का जुल्म रुक ही नहीं रहा भाई, रुक ही नहीं रहा कि यार ये कौन सा तरीका है। कि तुम एक तो जिहाद पिलर ऑफ इस्लाम नहीं था, आपने पिलर ऑफ इस्लाम के अंदर इंक्लूड कर दिया, और दूसरा एक एक टाइप के 10-10 मार्क के क्वेश्चन, शर्म करो यार, ठीक है। तो आम जिहाद का 10 मार्क का क्वेश्चन दे दिया, और रूल्स एंड रेगुलेशंस पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, किन सर्कमस्टेंसेस में आम जिहाद ऑब्लिगेटरी हो जाता है, आजकल से बहुत रेलेवेंट है। और दूसरा उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, आम जिहाद फाइटिंग वाला। तो इसमें 3 पैराग्राफ बनाओगे, फिजिकल जिहाद का इंट्रोडक्शन, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस, और कौन से सर्कमस्टेंसेस में फर्क हो जाता है कि जिहाद है, ठीक है। तो देखो इंट्रोडक्शन तो वही पुराना वाला हो जाएगा, बस ये इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इसका अलग पैराग्राफ बना रहे हैं हम सर्कमस्टेंसेस का, ठीक है। और उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन ये सारे लिख दो, कि भाई आपने इनविटेशन देनी है पहले, और जबरदस्ती नहीं करते किसी को इस्लाम लाने पर। और ये एडवाइजेस इतनी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, बस ये नीला वाला पॉइंट लिखा कि रोमन्स को एडवाइस किया, रोमन्स को भेजते वक्त, रोमन्स की तरफ आर्मी भेजते हुए एडवाइस किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, पैरा 2 के अंदर, कि भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने बताए। और पैरा 3, किन सर्कमस्टेंसेस में जिहाद बहुत कंपलसरी हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट है, ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस आंसर का, ठीक हो गया, समझ में आ गई बात, ठीक है। और मोस्ट वाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जिहाद, तो वही सारा इंट्रोडक्टरी पॉइंट आ जाएंगे। तो भाईजान यहाँ पर आ गया आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कहने वाली बात, विश यू द बेस्ट 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 ऑफ लक। ये मैंने आपको एक गेस्ट पेपर का एक छोटा सा स्लाइड से रिव्यू भी दे दिया, पैराग्राफिंग करवा दी, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों की दुआ है कि आपका पेपर, जैसे पेपर 1 बहुत अच्छा हुआ, इसका नहीं भी अच्छा हुआ तो पेपर 2 आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और आपकी सारी मुश्किलात उसमें आसान हो, किसी किस्म का आप कोई मिस्टेक ना करें, ठीक है। और क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। जितनी तैयारी की है उससे बहुत अच्छा पेपर जाए, ठीक है। हर एक का पेपर इंशाल्लाह ए और ए डायरेक्ट वाला जाए, ठीक है भाई, इंशाल्लाह, आमीन। हाँ, अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।